हर कहानी एक नई दास्तान। वेलकम टू एनएस नॉवेल्स वर्ल्ड। यहाँ से कहानी शुरू होती है। शौर्य और गुप्त स्थान का रहस्य। शौर्य अमरगढ़ शहर के जागृत संघ के नए अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त था। एक दिन वयोवृद्ध तनुज उसके पास आए। शौर्य, मुझे तुम्हें एक गुप्त स्थान दिखाना है, तनुज ने रहस्यमय ढंग से कहा। वहां ऐसे अमृत औषधि हैं जो तुम्हारी शक्ति को बहुत बढ़ा सकते हैं। शौर्य की रुचि जगी, लेकिन खतरा। वहां कुछ उड़न तिलचिट्टे रहते हैं, बहुत शक्तिशाली महाबलशाली जीव। पिछली बार मैं बमुश्किल बच पाया था। चलिए, शौर्य ने निर्णय लिया। वे दोनों शहर से दूर एक पहाड़ी इलाके में पहुंचे। वयोवृद्ध तनुज ने एक छिपे हुए प्रवेश द्वार को खोला और वे एक ऐसे स्थान में प्रवेश कर गए जहां की हवा में शुद्ध प्राण ऊर्जा भरी हुई थी। ये गुप्त स्थान था। देखो, तनुज ने इशारा किया। दूर पहाड़ी की चोटी पर कुछ विशालकाय खंडित छायाएं घूम रही थीं। हमें चुपके से काम करना होगा, शौर्य ने कहा। लेकिन तभी एक तीखी आवाज हवा में काटती हुई आई और एक विशाल उड़न तिलचट्टा सीधे उन पर झपटा। वयोवृद्ध तनुज तेजी से पीछे हटे और उस जीव का ध्यान अपनी ओर खींचा। शौर्य, अब यही योजना थी। जैसे ही एक तिलचट्टा वयोवृद्ध तनुज का पीछा करने लगा, शौर्य ने अपनी पशु वशीकरण कला का उपयोग किया और शेष तिलचट्टों पर हमला बोल दिया। एक जटिल और कठिन लड़ाई के बाद उसने उनमें से अधिकांश को वश में कर लिया। अंतिम तिलचट्टा, जो सबसे बड़ा था, अब अकेला था और घायल था। मैं जो चाहता हूं उस पर हम बात कर सकते हैं, शौर्य ने शांतिपूर्वक कहा। तुम क्या चाहते हो? तिलचट्टे की आंखों में डर था। बाद में मैं पशु वशीकरण कला से तुम पर नियंत्रण कर लूंगा, तुम्हें केवल हाँ कहनी है। क्या? पशु वशीकरण कला? तिलचट्टा गुर्राया। नीच बाहरी, मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारा गुलाम नहीं बनूंगा। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम्हारी वर्तमान हालत में तुम्हें मारने में मुझे कोई मेहनत करनी पड़ेगी? शौर्य ने ठंडे स्वर में कहा। अपने साथियों को देखो, तुम्हें मारना मेरे लिए हथेली पर तिल के समान होगा। तिलचट्टा चुप हो गया। उसने देखा कि उसके वश में किए गए साथी उसे घेरे हुए हैं। शौर्य ने अंतिम प्रहार किया। तुम्हारे साथियों की जान मेरे हाथ में है। अगर तुम नहीं चाहते कि वे तुम्हारी आंखों के सामने मरें तो मेरे साथ सहयोग करो। तिलचट्टे ने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, लेकिन वादा करो कि तुम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाओगे और हमें खूब भोजन दोगे। वादा, शौर्य ने कहा और उस पर भी अपनी कला का प्रयोग कर दिया। उन तिलचट्टों के मार्गदर्शन में वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे। नीचे दिखने वाले खेतों में अनेक अमृत औषधियां उग रही थीं। शौर्य ने अपनी सम्राट की शक्ति अवलोकन कला का उपयोग किया और सैकड़ों औषधियों की ऊर्जा को महसूस किया। उनमें से कुछ की चमक बहुत तेज थी। वयोवृद्ध तनुज एक पेड़ के पास गए जिसमें मुट्ठी के आकार के लाल फल लगे थे। ये माणिक्य फल हैं। ये प्राण ऊर्जा को बहुत बढ़ाते हैं। शौर्य ने एक फल चखा। तुरंत उसने महसूस किया कि उसकी आंतरिक शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई है। अद्भुत। फिर वे एक छोटे से पेड़ के पास पहुंचे जिस पर कुछ गोल फल लगे थे। ये आयुष्य फल हैं, वयोवृद्ध तनुज के स्वर में उत्साह था। प्रत्येक फल जीवन को 200 वर्ष बढ़ा सकता है। शौर्य ने 2 पके फल तोड़े और एक वयोवृद्ध तनुज को दे दिया। ये लीजिए, शौर्य। मैं। वयोवृद्ध तनुज भावुक हो गए। बिना आपके मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता, शौर्य ने कहा। उन्होंने सारी पकी हुई औषधियां एकत्र कर लीं। शौर्य बहुत प्रसन्न था। इन्हें ग्रहण करने से उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। तभी वयोवृद्ध तनुज ने गंभीर होकर कुछ पुरानी पुस्तकें निकालीं। शौर्य, ये समय है कि मैं तुम्हें ये दूं। शौर्य ने शीर्षक पढ़े। 3 भाग, वापसी ऊर्जा, निश्चिंत भ्रमण, परम हृदय कला और काला कछुआ वास्तविक कौशल। ये सभी परम मार्शल आर्ट हैं, वयोवृद्ध तनुज ने कहा। निश्चिंत भ्रमण तुम्हारी तारा अवशोषण कला के दुष्प्रभावों से बचाएगा। परम हृदय कला दीर्घायु प्रदान करती है। काला कछुआ वास्तविक कौशल सबसे शक्तिशाली है लेकिन दुर्भाग्य से अधूरी। बाकी 3 पूर्ण हैं। शौर्य अवाक रह गया। वयोवृद्ध तनुज, यह उपकार तुम जैसे प्रतिभाशाली के हाथों में ही इनका सही उपयोग हो सकता है, वयोवृद्ध तनुज ने मुस्कुराते हुए कहा। अब चलो, हमें अमरगढ़ लौटना चाहिए। मेरे मन में एक अशुभ भावना है। जैसे ही वे गुप्त स्थान से बाहर निकले, शौर्य ने उन सभी उड़न तिलचट्टों को भी अपने साथ ले जाने का आदेश दिया। वे हवा में उड़ते हुए आश्चर्य से बाहरी दुनिया को देख रहे थे। अमरगढ़ पहुंचने पर शौर्य ने तिलचट्टों को शहर की सीमाओं के नीचे जमीन में छिपने और रक्षा करने का आदेश दिया। फिर वह जागृत संघ के मुख्यालय में पहुंचा। वहां हुआ जून, शे मिंग और अन्य उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। साथ ही किंजिन नाम का एक 20 स्तरीय जागृत भी था जो एक कार्य पर आया हुआ था। अध्यक्ष, आज रात सब कुछ बहुत शांत है। बहुत ज्यादा शांत, हुआ जून ने चिंतित स्वर में कहा। शौर्य ने सभा को संबोधित किया। तुम्हारा अंदाजा सही है। 2 या 3 घंटों में एक विशाल जानवरों का झुंड हमला करेगा। इस बार उनकी संख्या 10 लाख से अधिक हो सकती है। कमरे में सन्नाटा छा गया। 10 लाख, ये तो विनाशकारी होगा, लेकिन घबराओ मत, शौर्य ने आश्वस्त किया। मैं बाहरी हमले का प्रबंध करूंगा।
शहर के अंदर घुसने वाले जीवों के लिए मैंने पहले ही प्रबंध कर लिया है। तुम सबका काम शहर में शांति बनाए रखना है। उसने किंग जिन और उसके दल की ओर देखा। तुम लोगों का कार्य पूरा हुआ, तुम चाहो तो अभी जा सकते हो। किंग जिन आश्चर्यचकित था। उसने और उसके साथियों ने शौर्य को धन्यवाद दिया और विदा ली। रात गहराती गई। शौर्य ने निश्चिंत भ्रमण और 3 भाग वापसी ऊर्जा सीखने के लिए कुछ समय ध्यान में बिताया। वह तेजी से नई शक्तियों को आत्मसात कर रहा था। तभी दूर से एक गर्जना सुनाई दी। शौर्य की आंखें खुल गईं। वह छत पर पहुंचा। दूर अंधेरे में अनगिनत लाल आंखें चमक रही थीं। जमीन कांप उठी। 10 लाख जानवरों का झुंड आ रहा था। उसने हुआ जून को संदेश भेजा। अब फिर उसने अपनी प्राण ऊर्जा को जगाया। काला कछुआ वास्तविक कौशल के 10 मजबूत मार्शल मार्ग में से लौह हाथ तकनीक का उपयोग करते हुए उसने एक विशाल ठोस प्राण ऊर्जा का हाथ बनाया और झुंड की अग्रिम पंक्ति पर प्रहार किया। दर्जनों जीव मारे गए, लेकिन झुंड रुका नहीं। तभी एक विशालकाय चट्टानी पीठ वाला भालू सामने आया। एक दानव राज स्तर का जीव। उसने जमीन पर पंजा मारा और एक झटके की लहर शहर की ओर बढ़ने लगी। इससे पहले कि शौर्य कुछ कर पाता, जमीन फटी और 7 उड़न तिलचिट्टे बाहर निकले दानव राज भालू पर टूट पड़े। शहर के रक्षक और नागरिक हैरान रह गए। ये रक्षक कहाँ से आए? तिलचिट्टों ने भालू को घेर लिया और अपने धारदार पैरों से उस पर वार किया। नीचे जमीन में अन्य भूमिगत जीव जो शहर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, वे भी तिलचिट्टों से टकरा रहे थे और मारे जा रहे थे। शौर्य ने देखा कि झुंड अभी भी विशाल है। उसे कुछ और करने की आवश्यकता थी। उसने अपनी चेतना को फैलाया और 23वीं तलवार की भावना का उपयोग करते हुए अपनी प्राण ऊर्जा को एक विशाल मानसिक दबाव में बदल दिया। उसने चिल्लाया, आकाश और पृथ्वी विनाश तलवार 23 का अंश। कोई भौतिक विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन हवा भारी हो गई। झुंड के एक बड़े हिस्से ने अचानक रुककर कदम पीछे खींच लिए। उनकी आंखों में भय समा गया। कई कमजोर जीव भागने लगे। झुंड में अव्यवस्था फैल गई। इस अवसर का लाभ उठाकर उड़न तिलचिट्टे और भी आक्रामक हो गए। दानव राज भालू अंततः काट दिया गया। उसकी मृत्यु ने शेष झुंड को तोड़ दिया। जैसे जैसे सुबह होने लगी, लड़ाई समाप्त हो गई। अमरगढ़ खड़ा था। लोग राहत और आनंद से चिल्ला रहे थे। वयोवृद्ध तनुज दीवार पर चढ़कर शौर्य के पास आए। तुमने कर दिखाया, सिर्फ ताकत से नहीं, बुद्धिमत्ता से। तुम एक सच्चे नेता हो। थका हुआ लेकिन संतुष्ट शौर्य ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। एक लड़ाई जीत ली गई थी, लेकिन वह जानता था कि रास्ता अभी लंबा था। पुनरुत्थान संघ, विद्युत सम्राट और भी शक्तिशाली दुश्मन उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन आज उसने अमरगढ़ को बचा लिया था और अपने संरक्षक का विश्वास जीत लिया था। अगली चुनौती के लिए तैयार होने का समय आ गया था। शौर्य वास्तव में जाना चाहता था। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि हिंस्रक जीवों की यह लहर इतनी जल्दी आ जाएगी। उसे कोई बफर समय भी नहीं देगी। अब रात हो चुकी थी और शहर के बाहर महाबलशाली जीव मौजूद थे। अगर वह बाहर जाता तो उसे सेनापति स्तर या यहाँ तक कि दानव राज स्तर के महाबलशाली जीवों का सामना करना पड़ सकता था। अगर वे घिर गए तो शायद कुछ भी पीछे छोड़े बिना मारे जाएं। लेकिन अगर वे अभी नहीं निकले तो हिंस्रक जीवों की लहर के दौरान निकलने पर बचने की संभावना और भी कम होगी। यहाँ तक कि वे अमरगढ़ शहर से निकल भी पाएंगे या नहीं, ये भी एक सवाल था। अगर आर्यन ने उन्हें इसके बारे में पहले बताया होता तो बेहतर होता। वे दोपहर में अपना सामान बांधकर निकल जाते। बेशक ये कहना अनुचित था। शायद आर्यन को खुद अभी अभी यह खबर मिली हो और उन्हें 2-3 घंटे पहले बता देना भी काफ़ी अच्छा था। एक पल हिचकिचाने के बाद किंग जिन ने गहरी सांस ली और आर्यन की ओर देखा। अध्यक्ष ली, हम आप पर भरोसा करना चाहते हैं। हम रुककर आपके साथ लड़ेंगे। क्या? जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, आसपास के चेहरों पर आश्चर्य दिखा, खासकर हुआ जून और दूसरों पर। उनकी नज़र में किंग जिन और उसके लोग अलग थे। उनके परिवार वाले यहाँ नहीं थे। चूंकि उन्हें पता चल गया है कि महाबलशाली जीव शहर पर हमला करने वाले हैं, तो फिर इस मुसीबत भरी जगह से जल्दी से क्यों न निकला जाए। बेशक रात के समय बाहर निकलने में काफ़ी जोखिम था, लेकिन दोनों में से कम बुराई चुनते हुए अगर वे हिंस्रक जीवों की लहर के आने का इंतजार करते तो कुछ भी कहना बहुत देर हो चुकी होती। आर्यन भी थोड़ा हैरान था और बोला, अगर आपको लगता है कि अभी निकलना जोखिम भरा है तो मैं आपको सुरक्षित बाहर तक छोड़ सकता हूँ। हिचकिचाए नहीं, मैं गंभीर हूँ। किंग जिन के पीछे के लोग ये सुनकर ललचा गए। उन्हें आर्यन के अमरगढ़ शहर को रोक पाने में ज्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन उनका विश्वास था कि वह हिंस्रक जीवों की लहर के दौरान भी स्वतंत्र रूप से आ जा सकता था। अगर आर्यन उन्हें बाहर तक सुरक्षित छोड़ने आता तो ये सबसे अच्छा होता। अध्यक्ष ली, आप बहुत दयालु हैं। शुरुआत में मैंने वाकई ऐसा सोचा था। किंग जिन ने सिर हिलाया, लेकिन मैंने बाद में अपना विचार बदल लिया, क्योंकि मेरा मानना है कि आप वो इंसान नहीं हैं जो झूठी बड़ाई करते हैं। चूंकि आप कहते हैं कि अमरगढ़ शहर को बचाया जा सकता है, तो निश्चित रूप से बचाया जा सकता है।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दूसरे टीम सदस्य आश्चर्य से भरे हुए एक दूसरे को देख रहे थे। सच कहूं कप्तान, क्या तुम पागल हो, ऐसी बातें कह रहे हो? अगर हम नहीं बचा पाए तो तब हम उस समय निकल भी नहीं पाएंगे। किंजन की नज़र दृढ़ थी। आर्यन मुस्कुराया, हिंस्रक जीवों की लहर के फूटने में अभी 2-3 घंटे बाकी हैं। आपको इतनी जल्दी फैसला नहीं करना है। दूसरों के साथ चर्चा कर लें। अगर आप अपना मन बदलना चाहते हैं तो कभी भी शहर के दरवाजे पर मुझसे मिल सकते हैं। पहले शहर की रक्षा सेना औसत दर्जे की थी और किंजन और उसकी टीम ने वाकई कुछ दबाव कम करने में मदद की थी जिससे वह दूसरे काम कर सकता था। लेकिन अब स्थिति अलग थी। जमीन के नीचे उड़ने वाले कनखजूरे की मौजूदगी से सुरंग बनाने वाले महाबलशाली जीवों की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ तक कि भूमिगत खतरे भी खत्म हो गए थे। उड़ने वाला कनखजूरा शहर के बाहर के खतरों से निपटने में मदद कर सकता था। किंजन और उसकी टीम की भूमिका नगण्य हो गई थी, लेकिन वह ऐसा इंसान नहीं था जो इस्तेमाल के बाद दूसरों को छोड़ देता। ये लोग ठीक ठाक अमरगढ़ शहर आए थे। अब जब वे जाना चाहते हैं तो उसे उनकी अच्छी मेज़बानी करनी चाहिए और सुरक्षित रूप से उन्हें बाहर तक छोड़ना चाहिए। आखिरकार इससे उसका ज्यादा समय नहीं लगेगा। ली, किंजन अभी भी कुछ कहना चाहता था। आर्यन ने हाथ हिलाया। हुआ जून और दूसरों की ओर देखते हुए, काफी रात हो गई है, आपको भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हाँ अध्यक्ष। हुआ जून और दूसरों की आंखों में चमक थी। वे अंदर से वाकई डरे हुए थे, लेकिन वे आर्यन की बात पर पूरा भरोसा करते थे। आर्यन ज्यादा देर नहीं रुका और चला गया और किंजन और उसके लोग भी अध्यक्ष के कार्यालय से निकल गए। आसपास कम लोग देखकर टीम की हरी बालों वाली महिला उत्साहित होकर बोली, कप्तान, आपने अभी जो कहा वह गंभीर था। क्या आप वाकई मानते हैं कि अमरगढ़ शहर को बचाया जा सकता है? हाँ कप्तान, क्या आपने अध्यक्ष ली से नहीं सुना कि आज रात 10 लाख से ज्यादा महाबलशाली जीव यहाँ हमला करेंगे? हमले के इस पैमाने पर छोटे शहर की तो बात ही छोड़िए, मध्यम आकार के शहर भी नहीं ठहर पाएंगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कप्तान पहले ही रुकने के लिए मान गए हैं। अगर हम चुपके से निकल जाते हैं और जब हिंस्रक जीवों की लहर फूटेगी और अध्यक्ष ली को पता चलेगा तो वह हमारे बारे में निश्चित रूप से नकारात्मक राय रखेंगे। अरे, राय की किसे परवाह है? जान गंवाने से बेहतर है नकारात्मक राय, है ना? और अध्यक्ष ली काफी समझदार लगते हैं। हमारे कप्तान की बात सुनकर उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमें सोच विचार कर लेना चाहिए और कभी भी अपना मन बदल सकते हैं और शहर के दरवाजे पर उनसे मिल सकते हैं। वे आपस में चर्चा करते रहे, फिर उनकी नज़रें किंजन पर टिक गईं। मैं अभी भी कहता हूँ, अध्यक्ष ली ऐसे इंसान नहीं लगते जो झूठी बड़ाई करते हों। किंजन ने थोड़ी देर रुककर कहा, सोचो, चूंकि अध्यक्ष ली भविष्य की घटनाओं को पहले से देख सकते हैं। अगर हम शहर नहीं बचा पाते तो वह पहले ही निकल चुके होते। लेकिन उन्होंने नहीं निकला, बल्कि वापस आ गए ताकि दूसरों को निर्देशित कर सकें और शहर का कानून व्यवस्था बनाए रख सकें। और उन्होंने कहा कि वे तैयार थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमने उन्हें दिन में नहीं देखा, क्या ये साबित नहीं करता कि वह वाकई तैयारी कर रहे थे? लगता है ये सच है। वे सिर हिलाए, यह मानते हुए कि कप्तान का तर्क सही था। अध्यक्ष ली के चेहरे के भाव याद करते हुए जब वह आया था, वह शांत और संयमित था। आस आपदा का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। अगर हम रुकते हैं और अध्यक्ष ली के साथ मुश्किलों का सामना करते हैं तो मेरा विश्वास है कि बाद में वह हमारे बारे में अच्छी राय रखेंगे। और अगर अमरगढ़ शहर नहीं बच पाया तो भी मेरे पास एक बड़ा तत्काल परिवहन वस्तु है जो हमें 20 से 30 किलोमीटर दूर ले जा सकता है। एक बड़ा तत्काल परिवहन वस्तु। ये सुनकर सबकी आंखें चमक उठीं। आम तत्काल परिवहन वस्तुएं केवल एक व्यक्ति को ले जा सकती हैं और दूरी भी सीमित होती है। एक बड़ा तत्काल परिवहन वस्तु ले जाने वाले लोगों की संख्या और दूरी दोनों में पहले वाले से बेहतर होता है। बेशक हर चीज़ के फायदे और नुकसान होते हैं। छोटे तत्काल परिवहन वस्तुओं की तुलना में, जिनका कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है, बड़े तत्काल परिवहन वस्तुओं का केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है और वे बहुत महंगे होते हैं। कप्तान, अगर ऐसा है तो फिर हम रुककर तमाशा देख सकते हैं। लाल बालों वाली महिला ने राहत की सांस ली। सचमुच कप्तान, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमें लगने लगा था कि आपका दिमाग खराब हो गया है। देखते हैं कि स्थिति अध्यक्ष ली के कहे अनुसार होती है या नहीं। सच कहूं, मुझे चमत्कार की उम्मीद है। हाँ, हालांकि संभावना बहुत कम है। तुम सब। किंजन निराश था। लग रहा था कि उसके द्वारा पहले कही गई बातों का कोई असर नहीं हुआ। टीम के सदस्य उसे छोड़कर लगभग उस पर विश्वास नहीं करते थे। जागृति संघ से निकलकर आर्यन एक घर के पास आया और दरवाजे पर 2 बार दस्तक दी। आज वह दिन था जब उसे मेंग शुए को अमृतत्व कला लौटानी थी। हालांकि ऐसा लगता था कि वह इस बात को भूल गई थी। उसने कोई संदेश या कॉल नहीं किया। लेकिन वह ईमानदार इंसान था और चूंकि उसने ऐसा कहा था तो उसे अपना वादा निभाना था। इसके अलावा उसने पहले ही अमृतत्व कला सीख ली थी, इसलिए इसे रखने का उसके लिए कोई मतलब नहीं था। कौन है? अंदर से एक सतर्क आवाज आई।
मैं हूँ, आर्यन ने जवाब दिया। अध्यक्ष ली, मेंग शुए की आवाज़ में आश्चर्य और खुशी थी। वह तुरंत बिस्तर से उठी और जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ी। वास्तव में आज वह सबसे ज्यादा बेचैन थी। समझौते के मुताबिक आज वह दिन था जब आर्यन उसे अमृतत्व कला लौटाएगा। और सुबह से दोपहर तक और दोपहर से रात तक आर्यन की तरफ से कोई संकेत नहीं था। उसने जागृति संघ में उसे ढूंढने के बारे में सोचा था, लेकिन उसके ठंडे चेहरे को याद करके वह कांप उठी और जाने की हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार उसकी ताकत जबरदस्त थी, किन परिवार के पीछा करने वाले उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। अगर वह वहां गई और उसे नाराज कर दिया तो वह उसे मार भी सकता था। अगर ऐसा होता तो कोई नहीं जानता कि किन परिवार की अमृतत्व कला कहाँ गई। इसलिए हालांकि वह बहुत बेचैन थी, लेकिन कुछ करने की हिम्मत नहीं हुई और केवल मन ही मन प्रार्थना कर सकती थी कि वह बस बहुत व्यस्त था और सिर्फ भूल गया था। उम्मीद थी कि वह 1-2 दिन बाद याद करेगा और उसे अमृतत्व कला लौटा देगा। जैसा कि हुआ, उसकी प्रार्थनाएं काम कर गई लगती थीं। आखिरकार वह आ गया था। क्लिक, दरवाजे का ताला खुल गया और मेंग शुए ने उत्साह से आर्यन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, अध्यक्ष ली, आप आ गए। आप जरूर थके होंगे, जल्दी अंदर आइए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। आर्यन ने उसे देखा। रात काफी गहरा चुकी थी और उसने कुछ पतला पहन रखा था जो उसके मोहक घुमावों को उजागर कर रहा था। मेंग शुए ने आर्यन की नज़र देखी और उसके गाल लाल हो गए। वह इतनी खुश थी कि उसे ज्यादा कपड़े पहनना भूल गई। आर्यन ने सिर हिलाया, मैं ये तुम्हें लौटाने आया हूँ। उसने एक लुढ़का हुआ भेड़ की खाल का पर्चा निकाला। लॉन, मेंग शुए की आंखें फैल गईं और उसने अपना मुंह ढक लिया। अमृतत्व कला जिसका वह सपना देखती थी आखिरकार उसके हाथों में वापस आने वाली थी। लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसका हाथ आधे रास्ते में रुक गया। अध्यक्ष ली, क्या आप इसे थोड़ा और नहीं पढ़ना चाहेंगे? इसमें लिखी बातें जटिल हैं, कुछ और दिनों से कोई नुकसान नहीं होगा। वह चिंतित थी कि आर्यन इसे वापस नहीं करेगा, जिससे वह बेचैन हो रही थी। अब आर्यन को स्वेच्छा से इसे वापस करते देखकर उसे थोड़ी राहत मिली। उसे पढ़ने के लिए कुछ और दिन देने से फायदा हो सकता है। अगर उसे कुछ नया पता चला तो उसकी अच्छाई के कारण वह उसका जिक्र कर सकता है। जरूरत नहीं, आर्यन ने भेड़ की खाल का पर्चा उसके हाथ में थमा दिया, तुम इसे अपनी मर्जी से पढ़ सकती हो। वैसे आज रात अमरगढ़ शहर शांत नहीं रहेगा। शहर के बाहर लाखों महाबलशाली जीव जमा हो रहे हैं और शायद कुछ घंटों में शहर पर हमला करेंगे। लाखों महाबलशाली जीव, मेंग शुए की आवाज तेज हो गई। फिर इसका एहसास होते ही उसने तुरंत अपना मुंह ढक लिया। अध्यक्ष ली, क्या आपने अभी कहा ये सच है? आर्यन ने उसके सवाल की आशंका जताते हुए कहा, तुम्हारा शरीर कौशल अभी भी तुम्हें समय रहते निकाल सकता है। अगर तुम रुकने का फैसला करती हो तो खैर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम पहले भेड़ की खाल के पर्चे को देख लो, मैं बाद में निकल जाऊंगा। मेंग शुए को शर्मिंदगी महसूस हुई। अध्यक्ष ली, मैं आप पर भरोसा कैसे नहीं कर सकती, लेकिन चूंकि आपने ऐसा कहा है तो मैं जल्दी से देख लेती हूँ। उसने पर्चा खोला, उसे जल्दी से देखा और फिर से चक्कर आने लगा। इसकी सच्चाई की पुष्टि करने के बाद उसे बंद कर दिया। अध्यक्ष ली, पिछली बार के लिए धन्यवाद। आपके बिना मैं शायद किन परिवार द्वारा पकड़ ली जाती। वह आभार व्यक्त करते हुए हिचकिचाए। सच कहूं, 3 दिनों के देखने के बदले जीवित रहने का मौका मिलना वाकई उसके लिए फायदेमंद था। और इससे ये साबित हुआ कि आर्यन एक भरोसेमंद इंसान था, न कि वह जो झूठे बहाने से उसकी चीजें ले लेता। हाँ, आर्यन ने जवाब दिया और निकलने के लिए मुड़ा। रुकिए, मेंग शुए की जल्दबाजी भरी आवाज पीछे से आई। क्या बात है? आर्यन पीछे मुड़ा, हैरान। आपने कहा था कि लाखों महाबलशाली जीव आज रात हमला करेंगे, ये सुझाव देते हुए कि मुझे जल्दी निकल जाना चाहिए। आपका क्या? उसने पूछा। अमृतत्व कला रखना वाकई अच्छा था, लेकिन किन परिवार को शायद पहले ही उनके सदस्यों की घटना की खबर मिल चुकी थी। हिंस्रक जीवों की लहर फूटने से वे शायद जल्दबाजी में कुछ करने से हिचकें, लेकिन फिर भी वे अमृतत्व कला और उनके सदस्यों को पुनः प्राप्त करने के लिए लोग भेज सकते थे। उसमें हल्केपन का महान कौशल था, लेकिन उसके अलावा वह साधारण थी। और किन परिवार आर्य राष्ट्र के प्रमुख कुलीन परिवारों में से एक होने के नाते उनकी शक्ति उसकी पहुंच से परे थी। अगर फिर से पकड़ी गई और आर्यन आसपास नहीं था तो मौत निश्चित थी। मेरा, आर्यन ने उसे अजीब नज़र से देखा, तुम क्या सोचती हो? मुझे लगता है आप शायद रुकेंगे, लेकिन वह हिचकिचाई। वह मानती थी कि उसकी ताकत प्रभावशाली थी, लेकिन महाबलशाली जीव मजाक नहीं थे। लाखों का शहर पर हमला करना अकल्पनीय था। रुकना मौत को दावत देने जैसा लग रहा था। अगर तुम्हें अमृतत्व कला के किन परिवार द्वारा खोजे जाने की चिंता है तो तुम इसे शहर के बाहर छिपा सकती हो, प्रशिक्षण के दौरान इसे देख सकती हो और फिर से छिपा सकती हो। यहाँ तक कि अगर किन परिवार आता है तो भी उन्हें तुम्हारे ठिकाने का पता नहीं चलेगा। आर्यन ने खत्म किया और तुरंत गायब हो गया। मेंग शुए कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन देखा कि वह गायब हो गया है।
इतनी जल्दी? वह बुदबुदाई, भीड़ की खाल का पर्चा पकड़े हुए, यह महसूस करते हुए कि वह जितनी खुशी की उम्मीद कर रही थी उतनी खुश नहीं थी। वाकई अमृतत्व कला एक गर्म आलू की तरह थी, यहाँ तक कि अगर इसे स्थानिक वस्तुओं में रखा जाता तो भी यह किन परिवार को पता चलने से नहीं रोक पाता। अमरगढ़ शहर छोड़कर बड़े शहरों के लिए निकलना खुद को भेड़ियों के सामने फेंकने जैसा था। आर्यन की सलाह इसे दफनाने की लग रही थी, लेकिन इंसानी नज़रें इसे उजागर कर सकती थीं, जिससे खतरा पैदा हो सकता था। जब तक कि वह इसे बिना कभी खोले छिपा देती, लेकिन फिर उसने इस कला को चुराया ही क्यों था? धिक्कार है हिंस्रक जीवों की लहर, अभी क्यों? क्या मुझे रुकना चाहिए या निकल जाना चाहिए? वह परेशान थी। अध्यक्ष, अध्यक्ष, ये देखकर कि आर्यन आ गया है, शहर की दीवार पर पहरेदार बेहद उत्साहित थे। उनकी नज़रों में वह भगवान की तरह था। जब तक वह वहां था, चाहे कितने भी महाबलशाली जीव आ जाएं, अमरगढ़ शहर अपनी जगह पर टिका रह सकता था। आर्यन ने उनकी ओर सिर हिलाया, फिर शहर के दरवाजे पर चढ़ गया, पालथी मारकर बैठ गया और अपने शरीर में सच्ची शक्ति को पुनर्प्राप्त करना शुरू कर दिया। आने से पहले उसने इस बार प्राप्त सभी बहुमूल्य दवाइयां खा ली थीं, इसलिए इस समय उसकी सभी विशेषताएं काफ़ी बढ़ गई थीं। क्षेत्र, सच्चा सार क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र 24.56% जोड़। सच्चा सार 29,30,052 43,804.75 जोड़ 6,710%। स्तर 29.0/1 अरब। शारीरिक गठन 381,900। शक्ति 322,000। चुस्ती 231,600। आत्मा 4,168,600। संभावित अंक 5,000,000। अनुभव अंक 180,000,000। सबसे ध्यान देने योग्य सुधार स्वाभाविक रूप से सच्चे सार का था। लगभग 30 करोड़ सच्ची शक्ति उसके पूरे डेंटियन का 1/4 हिस्सा घेरती थी। अगला, मुझे वयोवृद्ध वांग से प्राप्त मार्शल आर्ट तकनीकों को सीखना चाहिए। उसने स्थानिक अंगूठी पर अपनी उंगलियां फेरी और तुरंत उसके हाथ में एक गुप्त मैनुअल दिखाई दिया। 3 भाग वापसी सार शक्ति। उसने इसे ध्यान से देखा, उसके चेहरे पर धीरे धीरे खुशी का भाव दिखाई दिया। ये 3 भाग वापसी सार शक्ति उसकी कल्पना से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। बेशक रक्षा या शक्ति के मामले में नहीं। रक्षा के मामले में 3 भाग वापसी सार शक्ति स्वाभाविक रूप से अमर स्वर्णिम शरीर जितनी अच्छी नहीं थी, यहाँ तक कि उसने जो अमर स्वर्णिम शरीर का अभ्यास किया था उसमें अब कोई कमजोर बिंदु नहीं था। शक्ति के मामले में इसमें हवा देवता पैर की सहन शक्ति, बादल तितर बितर करने वाली हथेली की जोशीलीपन और आकाशीय ठंड मुट्ठी की ठंडक को शामिल किया गया था। तथाकथित 3 परम तकनीकों ने प्रत्येक ने एक हिस्सा लिया और एक में मिला दिया 3 भाग वापसी सार शक्ति बनाई, जो आकाशीय ठंड शक्ति, खाली बादल शक्ति और दिव्य हवा शक्ति की तुलना में अधिक परिष्कृत और प्रभावशाली थी। लेकिन वास्तव में यह इतना प्रभावशाली नहीं था, यहाँ तक कि अगर उसने 3 भाग वापसी सार शक्ति में महारत हासिल कर ली और 3 परम तकनीकों से एक श्रेष्ठ मार्शल आर्ट प्राप्त कर लिया, 3 बिंदु दिव्य उंगली, फिर भी यह अमर स्वर्णिम शरीर को नहीं तोड़ सकता था। यहाँ तक कि किताब में यह भी नोट किया गया था कि 3 बिंदु दिव्य उंगली की अधिकतम शक्ति प्राप्त करने के लिए 2 उंगलियां तोड़ना सबसे अच्छा था। गुयुआन शक्ति को पूरी तरह से शेष 3 उंगलियों में केंद्रित करना सबसे प्रभावशाली शक्ति प्रकट करने के लिए। दुष्प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण था। हालांकि आर्यन ने सोचा कि पैनल के साथ उसे अपनी उंगलियां तोड़ने की जरूरत नहीं हो सकती है और फिर भी अधिकतम शक्ति प्राप्त कर सकता है, जो उसने महत्व दिया वह इस मार्शल आर्ट की सच्ची शक्ति पुनर्प्राप्ति क्षमता थी। आकाशीय ठंड मुट्ठी, हवा देवता पैर, बादल तितर बितर करने वाली हथेली और 3 बिंदु दिव्य उंगली का अभ्यास करने से अंदर से बाहर तक सार शक्ति और आत्मा को तपाया जाएगा। आकाशीय ठंड मुट्ठी, हवा देवता पैर, बादल तितर बितर करने वाली हथेली और 3 बिंदु दिव्य उंगली की शक्तियों को बढ़ाया जाएगा और साथ ही उनका उपयोग करने से 3 भाग वापसी सार शक्ति की शोधन प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा। यह बाहर से अंदर और अंदर से बाहर चक्र एक शाश्वत परिवर्तन बनाता है, आकाश, पृथ्वी और मानवता के 3 भाग एकता को प्राप्त करता है। यह इस मार्शल आर्ट का सच्चा सार है, शक्ति और शक्ति का सामंजस्य, इरादे और शक्ति का सामंजस्य और हृदय और इरादे का सामंजस्य। शक्ति और शक्ति का सामंजस्य तब होता है जब हड्डी और मांसपेशी गति के दौरान रक्त और शक्ति समय पर और सटीक रूप से आवश्यक भाग तक पहुंच सकते हैं, और जब चाल निष्पादित हो जाती है तो इसे समय पर वापस लेना चाहिए। इसे प्राप्त करना सामंजस्य है, अन्यथा यह असंतुलन है। इरादे और शक्ति का सामंजस्य तंत्रिकाओं और रक्त और शक्ति का समन्वय है। रक्त और शक्ति को वांछित रूप से नियंत्रित करना, धीरे धीरे भौतिक से अभौतिक में परिवर्तित होना, सूक्ष्म रूप से प्रकट होना। एक बार रक्त और शक्ति पर वास्तव में नियंत्रण हो जाने पर वे नर्म और कठोर दोनों हो सकते हैं। हल्केपन के समान विनाशकारी शक्ति बहुत बढ़ जाती है, जिससे युद्ध के दौरान अधिक भयंकर हड्डी और मांसपेशी विस्फोट हो सकते हैं। शुरुआत में एक पंच फेंकने में 1 सेकंड लगता था, अब ये केवल 1/5वां सेकंड लग सकता है या और भी कम।
अंतिम हृदय और इरादे का सामंजस्य मस्तिष्क और तंत्रिकाओं का पूर्ण एकजुटता है, जहां आदेश संचरण और प्रतिक्रिया लगभग कोई समय नहीं लेती। हृदय और इरादे का सामंजस्य, इरादे और शक्ति का सामंजस्य और शक्ति का सामंजस्य के क्षेत्र को प्राप्त करने से विशाल आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है, शाश्वत रूप से निरंतर। दूसरे शब्दों में, अन्य आंतरिक शक्ति तकनीकों की तुलना में यह अधिक आंतरिक शक्ति बढ़ा सकता है और आंतरिक शक्ति की पुनर्प्राप्ति गति तेज है। युद्ध में बस विशाल शक्ति के साथ इसे लगभग किसी तकनीक की कोई चाल की आवश्यकता नहीं होती है विरोधी को दबाने के लिए, सच्ची शक्ति के साथ एक शक्ति ढाल बनाना जो ठोस दिखाई देता है। जब हमला किया जाता है तो ये बस हल्के से लहराता है। आर्यन ने इस मार्शल आर्ट को पूर्णता के क्षेत्र तक बढ़ाने के लिए लगभग 2 करोड़ अनुभव अंक खर्च किए। सच्ची शक्ति बढ़ाने का अतिरिक्त अनुपात 67.1 गुना से 87.1 गुना हो गया, 20 गुना की वृद्धि, जिससे आंतरिक शक्ति वृद्धि अमृतत्व कला से भी अधिक शक्तिशाली हो गई। इस 20 गुना वृद्धि को कम मत समझो। 3 भाग वापसी सार शक्ति में महारत हासिल करने से पहले उसके शरीर की सभी सच्ची शक्ति 29 करोड़ से अधिक थी। 3 भाग वापसी सार शक्ति में महारत हासिल करने के बाद उसके शरीर में कुल सच्ची शक्ति 38 करोड़ से अधिक थी, लगभग 10 करोड़ की छलांग। यह मार्शल आर्ट तकनीकों द्वारा लाए गए लाभ हैं। आर्यन के मुंह ने थोड़ा ऊपर किया, दिव्य मानव क्षेत्र के दहलीज के करीब पहुंच गया। उसने 3 भाग वापसी सार शक्ति को वापस स्थानिक अंगूठी में रख दिया और कैफ्री वांडर निकाला। इसे पढ़ने के बाद उसने अंक जोड़ना शुरू कर दिया। लगभग 5 करोड़ अनुभव अंक खर्च करने के बाद कैफ्री वांडर अंततः पूर्णता के क्षेत्र तक बढ़ गया। तुरंत राहत की भावना लाई, जैसे कुछ उसके शरीर से उठ गया हो। आर्यन जानता था कि यह स्टार अवशोषण तकनीक द्वारा लाई गई प्रतिक्रिया थी। सोम परिवार के उस दिव्य क्षेत्र के मार्शल कलाकार की सारी आंतरिक शक्ति निकालने के बाद कभी कभी वह अपने दिमाग में गूंजती हुई आवाज महसूस कर सकता था, उसे और लोगों की आंतरिक शक्ति अवशोषित करने के लिए प्रलोभित कर रही थी। आखिरकार, यहाँ तक कि बहुमूल्य दवा खाने से भी कम प्रभाव पैदा होते हैं, प्रत्येक प्रभाव पिछले से बदतर होता है। लेकिन स्टार अवशोषण तकनीक अलग थी। दूसरे पक्ष के पास जितनी अधिक आंतरिक शक्ति होती, वह उतनी ही अधिक अवशोषित कर सकता था। सोम परिवार के कई अन्य सदस्यों की आंतरिक शक्ति अवशोषित करने के बाद उसके दिमाग में आवाज और भी मजबूत हो गई। कभी कभी उसे अपने दिमाग में बुरे विचारों को दूर करने के लिए आइस हॉट तकनीक का जाप करना पड़ता था। लेकिन अब यह अलग था। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वह केवल अपने असली स्व के अनुसार कार्य कर रहा था। स्टार अवशोषण तकनीक का जिक्र न करें, वह उन डेमन स्किल्स को भी आसानी से सीख सकता था जो लोगों को खून के प्यासे राक्षसों में बदल देती हैं, और बिना किसी प्रतिक्रिया के उनका उपयोग कर सकता था। 50 लाख अनुभव अंक अच्छी तरह से खर्च किए गए। आर्यन ने मन ही मन आह भरी अपने अनुभव अंकों को देखते हुए। ये शुरुआत में 1.8 अरब से 1 अरब हो गया था। पवित्र हृदय तकनीक को पूर्णता तक बढ़ाना पर्याप्त होना चाहिए। उसने वयोवृद्ध वांग द्वारा उपहार में दी गई पवित्र हृदय तकनीक निकाली और पढ़ना शुरू कर दिया। इस किताब को खत्म करने के बाद वह बहुत निराश नहीं था। आखिरकार वयोवृद्ध वांग ने पहले ही उसे बता दिया था कि यह मार्शल आर्ट किंवदंतियों के रूप में वर्णित उतनी शक्तिशाली नहीं थी। अमरत्व और पुनरुत्थान जैसी चीजें अतिरंजित शब्द थे। अगर यह वाकई इतना शक्तिशाली होता तो यह एक परम मार्शल आर्ट नहीं होता, विभिन्न अन्य मार्शल आर्ट द्वारा दबाया जाता। इसका मुख्य कार्य दीर्घायु के नुकसान को धीमा करना था, अप्रत्यक्ष रूप से प्रशिक्षु की दीर्घायु बढ़ाना। इसके अतिरिक्त एक आंतरिक शक्ति हृदय विधि के रूप में यह एक आत्मा गुप्त मैनुअल भी था जो सच्चे सार और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा सकता था। आर्यन ने लगभग 50 लाख अनुभव अंक खर्च किए और सफलतापूर्वक इस मार्शल आर्ट को पूर्णता के क्षेत्र तक बढ़ा दिया। इस क्षण उसने अपने शारीरिक गठन, सच्चे सार और आध्यात्मिक शक्ति में एक महत्वपूर्ण वृद्धि महसूस की। क्षेत्र, सच्चा सार क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र 38.6% जोड़। सच्चा सार 46,43,324, 43,804.75 जोड़ 10,500%। स्तर 29.0/1 अरब। शारीरिक गठन 4,11,900। शक्ति 3,22,000। चुस्ती 2,31,600। आत्मा 68,88,600। संभावित अंक 5 लाख। अनुभव अंक 0.5 अरब। सच्ची शक्ति का अतिरिक्त वृद्धि अनुपात 105 गुना हो गया। कुल सच्ची शक्ति सीधे 45 करोड़ तक पहुंच गई, उसके प्रारंभिक लक्ष्य 50 करोड़ के करीब। सोम परिवार के उसके पास आने से अभी भी 1 दिन से अधिक समय बाकी था। अगर वह इस 1 दिन में अधिक प्रयास करता तो उसे दहलीज तोड़ने और एक दिव्य क्षेत्र के मार्शल कलाकार बनने का मौका मिल सकता था। इसके अलावा उसकी आत्मा विशेषता भी बहुत बढ़ गई थी। अगर उसमें कल जागृति संघ मुख्यालय की यात्रा से ब्रह्मांड अवलोकन तकनीक प्राप्त करना शामिल करता तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति निश्चित रूप से 1 करोड़ अंक से अधिक हो जाती। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्तमान में मेरे पास केवल ये 3 पूर्ण मार्शल आर्ट हैं। आर्यन ने हल्के से आह भरी और काली कछुआ सच्ची कौशल निकाली।
अगर यह मार्शल आर्ट पूर्ण होती तो वह अपनी वर्तमान सच्ची शक्ति की मात्रा के साथ आत्मविश्वास से एक दर्जन दिव्य क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को संभाल सकता था। उसने काली कछुआ सच्ची कौशल खोली और इसे जल्दी से देखा। खत्म करने के बाद कौशल बार पर जानकारी की एक नई पंक्ति दिखाई दी। काली कछुआ सच्ची कौशल 59%, शुरुआती स्तर 0%। इससे पता चला कि वयोवृद्ध वांग द्वारा दिया गया संस्करण काफी पूर्ण था, लगभग 60%। अगर वह अपनी मार्शल आर्ट प्रवीणता को शामिल करता तो पूर्णता और भी अधिक होती। आर्यन के दिल में एक आवेग था। वह लंबे समय से जानता था कि अपूर्ण मार्शल आर्ट का भी अभ्यास किया जा सकता है। हालांकि एक मामूली गलती डेमोनिक विचलन और प्रतिक्रिया का कारण बन सकती है। यहां तक कि अच्छे भाग्य और उच्च प्रतिभा के साथ भी कोई मार्शल आर्ट की वास्तविक शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था। लेकिन उसके लिए उसकी सच्ची शक्ति प्रचुर मात्रा में थी। जैसे परम मार्शल आर्ट 10,000 तलवारें संप्रदाय को लौटाती हैं, इसके निष्पादन के लिए केवल 1 करोड़ सच्ची शक्ति अंकों की खपत की आवश्यकता थी। एक साधारण दिव्य क्षेत्र के मार्शल कलाकार के लिए इसे 2 या 3 बार कर पाना पहले से ही प्रभावशाली था। जहां तक उसकी बात है, वह आसानी से इसे दर्जनों बार कर सकता था। इस प्रकार यहां तक कि अगर उसे आंतरिक शक्ति से प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता तो भी इसका उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। मार्शल कलाकारों के लिए अधिक भयभीत मानसिक प्रभाव के संबंध में केयरफ्री वांडर के कारण ये और भी नगण्य था। इस प्रकार जब तक खुली अपूर्ण तकनीकों में विशालकाय आत्मा हाथ या 10,000 तलवारें संप्रदाय लौटाती हैं की तुलना में 1 या 2 गुना अधिक शक्ति होती, तब भी वह काफी खुश होता, यहां तक कि अगर सच्ची शक्ति की खपत में काफी वृद्धि होती। आखिरकार कभी कभी ये बस थोड़ी अधिक शक्ति की बात होती है। जैसे कि वह वेयरवुल्फ, वह 2 विशालकाय आत्मा हाथों को झेल सकता था, लेकिन अगर 2 विशालकाय आत्मा हाथों की शक्ति एक में केंद्रित होती तो क्या वह फिर भी विरोध कर पाता? आर्यन ने शेष 50 लाख अनुभव अंकों को देखा और सोचा कि यह कोशिश के लायक था। एक पल में 50 लाख अनुभव अंक खर्च हो गए। अपूर्ण काली कछुआ सच्ची कौशल पूर्णता के क्षेत्र तक भी नहीं पहुंची थी, ये सिर्फ महान सफलता थी। आर्यन अपने दिमाग में कुछ अस्पष्ट और अपूर्ण विचार महसूस कर सकता था, जैसे भाला तकनीक और हलबट तकनीक। लेकिन अच्छी खबर यह थी कि उसने एक उल्लेखनीय विशेषता अनलॉक कर ली थी। 7 दिशाएं अजेय। सिर्फ नाम से कोई बता सकता है कि यह अंतिम तकनीक अजेय सभी दिशाओं का एक डाउनग्रेड संस्करण है। अजेय सभी दिशाओं के समान इसे आगे बढ़ने की तकनीक, पीछे हटने की तकनीक और मारने की तकनीक में विभाजित किया गया था। स्वाभाविक रूप से आर्यन ने पहले मारने की तकनीक पर ध्यान केंद्रित किया। 7 दिशाएं नष्ट उपयोग पर 1 अरब सच्ची शक्ति अंकों की खपत करेगी, शरीर को 7 भागों में विभाजित करेगी, प्रत्येक अद्वितीय कृपाण तकनीक, दिव्य नियति तलवार दाव, पर्वत और समुद्र मूर्ति धर्मग्रंथ, काली कछुआ दिव्य हथेली, भयंकर मजबूत पैरचरम, सामंजस्यपूर्ण स्वर्ण उंगली, कवच ड्रैगन पंजा प्रदर्शन करेगी। ये 7 बल एक दूसरे को संतुलित करेंगे, अंततः 7,000 गुना शक्ति के साथ एक प्रहार पहुंचाएंगे। यह विशालकाय आत्मा हाथ की शक्ति का 7 गुना है। आर्यन की आंखों में रोशनी चमक उठी। उसने महसूस किया कि इस तकनीक का उपयोग करके मध्य चरण दिव्य क्षेत्र के मार्शल कलाकार के खिलाफ करने से शायद एक हितमार हो जाए। लेकिन सच्ची शक्ति की खपत विशालकाय आत्मा हाथ से 10 गुना थी। कोई रास्ता नहीं था, और विशेषता 7 दिशाएं अजेय का उद्भव उसके लिए एक अप्रत्याशित खुशी थी। अजेय सभी दिशाओं के बाद की अंतिम तकनीकों के लिए, जैसे सभी दिशाएं नष्ट और उच्च स्तरीय 10 सबसे मजबूत दाव, स्वर्गहीन तलवार बाग तकनीक। उसने महसूस किया कि अगर अपूर्ण काली कछुआ सच्ची कौशल को पूर्णता के क्षेत्र तक बढ़ाया जाता तो सभी दिशाएं नष्ट के डाउनग्रेड संस्करण को अनलॉक करने का मौका मिलता। 10 सबसे मजबूत दाव और स्वर्गहीन तलवार बाग तकनीक अभी भी पहुंच से बाहर थीं। बिना पूर्ण काली कछुआ सच्ची कौशल को पूर्णता तक अभ्यास किए ये 2 अंतिम तकनीक अनलॉक नहीं की जा सकती थीं। यहां तक कि अगर वे अनलॉक हो जाते तो भी उनका कोई फायदा नहीं होता। विवरण के अनुसार अंतिम 2 अंतिम तकनीकों को निष्पादित करने के लिए दिव्य दाव युद्ध बॉक्स को फोर्ज करने की आवश्यकता थी। चूंकि दिव्य दाव युद्ध बॉक्स लंबे समय से खो गया था, जब तक कि वह पौराणिक दिव्य दाव युद्ध बॉक्स को फिर से नहीं बनाता। अगर ऐसा होता तो आर्यन के दूसरे विचार थे। क्योंकि अजेय सभी दिशाओं और 10 सबसे मजबूत दाव, स्वर्गहीन तलवार बाग तकनीक दोनों 10 मजबूत मार्शल दाव की नींव पर बनाए गए थे। क्या वह फिर कुछ तकनीकों को स्वयं संयोजित नहीं कर सकता था? उसकी सच्ची शक्ति प्रचुर मात्रा में थी, और यहां तक कि अगर दक्षता अधिक नहीं थी तो भी वह बस शक्ति को जमा कर सकता था। कई भिन्नताओं के बावजूद एक सिद्धांत अपरिवर्तित रहता है। काली कछुआ सच्ची कौशल को पूरा करने के लिए मुझे अभी भी स्वर प्रश्न भाला तकनीक, महान हलबर्ड मैनुअल और बाग दहाड़ स्टाफ संग्रह, ये 3 परम मार्शल आर्ट चाहिए जो जागृति संघ मॉल में उपलब्ध हैं। मैंने पहले जिन परम मार्शल आर्ट का आदान प्रदान किया था वे मुख्य रूप से प्रशिक्षण तकनीक और मुट्ठी और लात मार्शल आर्ट थे। अब इनके लिए आदान प्रदान करने से कई अंकों की आवश्यकता नहीं होगी। नकारात्मक पक्ष यह है कि ये 3 मार्शल आर्ट शायद अपूर्ण भी हैं।
ये सोचकर आर्यन थोड़ा निराश हुआ। इस मामले में इन 3 परम मार्शल आर्ट को पूरा करने के लिए स्वाभाविक रूप से इन 3 हथियारों से संबंधित शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट की तलाश करनी पड़ेगी। अगर कोई पूर्ण शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट नहीं थे तो उसे प्रथम श्रेणी मार्शल आर्ट के साथ समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि पूर्ण प्रथम श्रेणी मार्शल आर्ट उपलब्ध होने चाहिए। इस बीच उसके बुनियादी मार्शल आर्ट को भी साथ रखना चाहिए। यह एक बहुत ही समय लेने वाला कार्य था, लेकिन निस्संदेह अगर वह काली कछुआ सच्ची कौशल को अनलॉक कर सकता है तो वह अजेय सभी दिशाओं को सीख सकता है। फिर सभी दिशाएं मार या सभी दिशाएं नष्ट का उपयोग करना अधिक शक्तिशाली और कम सच्ची शक्ति की खपत करेगा। वह 1 दर्जन दिव्य क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के साथ युद्ध में मुठभेड़ पर कई विरोधियों को मार सकता था। हालांकि मुश्किल है, लेकिन इसे किया जाना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके बेहतर है। हिंस्रक जीवों की लहर को खदेड़ने के बाद मैं वयोवृद्ध वांग से मेरा अभ्यास साथी बनने के लिए कहूंगा, मुझे अन्य 3 बुनियादी हथियार मार्शल आर्ट में सुधार करने में मदद करने के लिए। आर्यन ने मन बना लिया। शायद वह महान युद्ध से पहले पूर्ण काली कछुआ सच्ची कौशल को अनलॉक कर सके। हिंस्रक जीवों की लहर के आने में 2 घंटे से भी कम समय बाकी था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और सच्ची शक्ति को पुनर्स्थापित करने के लिए अपनी सांस को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। रात थी। बेजियांग शहर, आर्य राष्ट्र के 3 अति बड़े शहरों में से एक के रूप में शहर अभी भी व्यवस्थित था, हिंस्रक जीवों की लहर के प्रकोप से प्रभावित नहीं लग रहा था। हालांकि शहर के प्रवेश द्वार पर प्रवेश की प्रतीक्षा करने वाले लोगों की एक लंबी कतार थी। सौभाग्य से यहां तक कि गहरी रात में भी प्रवेश प्रक्रिया अभी भी चल रही थी। दुर्भाग्य से हर कोई शहर में प्रवेश करने के योग्य नहीं था। वास्तव में बहुत कम ही लोग स्क्रीनिंग से गुजर पाते थे। किन परिवार आर्य राष्ट्र के कुछ प्रमुख परिवारों में से एक के रूप में इस शहर में स्थित था। इस समय किन परिवार के हॉल में काफी लोग जमा थे। सोन परिवार ने वाकई इस बार अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। दाईं ओर बैठे एक बुजुर्ग ने अपने पास रखी चाय का प्याला उठाया, एक घूंट लिया और मुस्कुराते हुए कहा, उनका सोन परिवार पिछले कुछ वर्षों से पुनरुत्थान संघ की खुशामद करने के लिए साजिश रच रहा है, फैंग देश के लोगों की शक्ति का लाभ उठाने की उम्मीद में एल्डर काउंसिल में एक सीट सुरक्षित करने के लिए। दुर्भाग्य से इंसान प्रस्ताव करता है, भगवान निपटाता है। बिल्कुल सही, किसी ने दुर्भावनापूर्ण आनंद के साथ सहमति व्यक्त की। अगर सिर्फ जॉन मर जाता तो यह इतना बड़ा मामला नहीं होता, लेकिन यहाँ तक कि काल भी मर गया। यह कोई मजाक नहीं है। मुझे लगता है इस बार चाहे सोन परिवार कितनी भी कीमत चुकाए, उसके लिए पुनरुत्थान संघ का समर्थन हासिल करना मुश्किल है। उपस्थित सभी लोगों के चेहरे पर आनंद के भाव थे। एल्डर काउंसिल में एक सीट का महत्व कहने की जरूरत नहीं है। किन परिवार लगातार 2 वर्षों से एक सीट सुरक्षित करने के बाद तीसरी बार जीतने की उच्च संभावना थी। आखिरकार किन परिवार की ताकत स्पष्ट थी। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वे शीर्ष 3 में रैंक कर सकते थे, लेकिन जैसा कि कहावत है, सुरक्षित रहना बेहतर है। वे अंतिम क्षण तक लापरवाही नहीं बरत सकते थे। उदाहरण के लिए सोन परिवार को लें, उनके पास 3 दिव्य क्षेत्र के मार्शल कलाकार थे। उनकी ताकत किन परिवार से कम थी, लेकिन वे पूरी तरह से अप्रभावी नहीं थे। खासकर पिछले कुछ वर्षों में सोन परिवार इधर उधर भागता रहा था, समर्थन हासिल करने के लिए एक बड़ी कीमत चुका रहा था। अगर यह चुनाव के दिन तक आ गया तो सोन परिवार को वास्तव में मौका मिल सकता था, लेकिन अब ये सवाल से बाहर है, क्योंकि काल मर गया था। पुनरुत्थान संघ के इस प्रभावशाली व्यक्ति को सोन परिवार द्वारा बदला लेने के लिए लिया गया था, केवल बिना किसी बदले के अपनी जान गंवा दी। ये पूरी तरह से हास्यास्पद था। पुनरुत्थान संघ के अन्य सदस्यों का जिक्र न करें, यहाँ तक कि उन्हें भी सोन परिवार की क्षमता पर संदेह करना पड़ता। यहाँ तक कि अगर सोन परिवार इस घटना के बाद कोई स्पष्टीकरण दे पाता तो भी पुनरुत्थान संघ सबसे अधिक संभावना उनका समर्थन नहीं करता। अधिक से अधिक वे सोन परिवार से कुछ लाभ प्राप्त करना चाह सकते हैं। इस संबंध में क्या आपको लगता है कि सोन परिवार का 7वां भाई मर गया है? अचानक किसी ने पूछा। कमरा शांत हो गया। सबने पहले मुख्य सीट पर बैठे व्यक्ति को देखा और उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया न देखकर चर्चा जारी रखी। अफवाहों के अनुसार वह गायब है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि सोन परिवार का 7वां भाई पुनरुत्थान संघ के काल की तरह चेन फैन नाम के एक युवक के हाथों मर गया। नहीं, यह एक दिव्य क्षेत्र का मार्शल कलाकार है। काल की ताकत एक दिव्य क्षेत्र के मार्शल कलाकार से कम नहीं थी। और परिणाम क्या था? उसे भी जाह्नवी नगर मार्शल आर्ट एसोसिएशन मुख्यालय में मार दिया गया था। शहर के कुछ दिव्य क्षेत्र के मार्शल कलाकारों ने इसे महसूस किया। मुझे लगता है कि इस मामले को नकली नहीं बनाया जा सकता। तो आप कह रहे हैं कि चेन फैन नाम के इस व्यक्ति ने सोन परिवार के 7वें भाई को मार डाला और फिर कुछ मिनट बाद 2 लगातार युद्धों में काल को मार डाला। क्या वह वाकई ऐसा कर सकता था? मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन सोन परिवार को इस बार बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। एक दिव्य क्षेत्र का मार्शल कलाकार भेजा केवल बुरी तरह विफल होने के लिए। भीड़ ने वक्ता की ओर देखा।
ये सोचते हुए कि दिव्य क्षेत्र के मार्शल कलाकार सड़क के किनारे गोभी जितने आम नहीं थे। दिव्य क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में कोई दुनिया में 99.9% लोगों को कुचल सकता था, उपस्थित सभी लोगों को शामिल करते हुए। तो क्या ये चेन फैन था जिसने सोन परिवार के 7वें भाई को मार डाला? इस क्षण मुख्य सीट पर बैठे बुजुर्ग ने बोला। वह सफ़ेद कपड़े पहने, सफ़ेद बाल और दाढ़ी के साथ एक अलौकिक ज्ञानी जैसी आभा बिखेर रहा था। हाँ हाँ, सभी ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। ये बुजुर्ग किन परिवार के 3 पूर्वजों में से एक था। उसकी शक्ति दिव्य क्षेत्र के मध्य चरण में थी, लेकिन किन परिवार में इन 3 दिव्य क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के अलावा और भी थे। 2 युवा पीढ़ियां भी थीं जो दिव्य क्षेत्र के प्रारंभिक चरण तक पहुंच चुकी थीं। बेशक यहाँ युवा पीढ़ियां 3 पूर्वजों के सापेक्ष थीं। उपस्थित सभी लोगों के लिए वे अभी भी बुजुर्गों के बीच बुजुर्ग थे। 5वें बड़े चाचा सोंग परिवार कहता है कि उनका सदस्य गायब है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वह जीवित होता तो वह कैसे नहीं लौट सकता था। आखिरकार सोंग गंग और दूसरे अभी भी जाह्नवी नगर मार्शल आर्ट एसोसिएशन मुख्यालय में हैं, और वे 2 फैंग देश के लोग भी वहीं हैं। हाँ, और अब तक सोंग परिवार के उस पुराने पूर्वज की कोई खबर नहीं है। मेरा भी यही मानना है कि वह सबसे अधिक संभावना मर गया है, इस चेन फैन द्वारा मारा गया। हाँ, सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग ने सिर हिलाया और हल्के से आह भरी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिस दिन मैं बाहर आऊँगा मैं उसकी मृत्यु की खबर सुनूंगा। उस समय वह काफ़ी शख्सियत था और अब वह मर गया है। क्या दया है, वास्तव में। ये सुनकर सभी ने उसकी भावनाओं की प्रतिध्वनि की। अपने दिल में वे सभी गुप्त रूप से उम्मीद कर रहे थे कि सोन परिवार का पुराना पूर्वज मर गया था। ये और भी बेहतर होता अगर अन्य 2 मध्य चरण दिव्य क्षेत्र के बूढ़े लोग भी मर जाते। अगर ऐसा होता तो उन्हें सोन परिवार के खतरे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। वे सोन परिवार को बांटने के लिए अन्य परिवारों के साथ भी एकजुट हो सकते थे। आखिरकार कोई भी परिवार जो अब तक जीवित रहा है निस्संदेह हाथ में कुछ मूल्यवान खजाने रखता है। उस आर्यन का क्या हाल है? सफ़ेद बालों वाले वृद्ध ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। मुझे याद नहीं आता कि मैंने आर्य राष्ट्र के दिव्य लोक के मार्शल कलाकारों में ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना हो। खैर, सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। हर किसी के चेहरे पर एक जिज्ञासु भाव था। पूर्वज, सच कहूं तो आर्यन नाम का वह व्यक्ति दिव्यलोक का मार्शल कलाकार नहीं है, या यूं कहें कि इस घटना से पहले हमें ऐसे व्यक्ति के अस्तित्व का कोई अंदाजा नहीं था। हाँ पूर्वज, जाह्नवी नगर मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के रिकॉर्ड के अनुसार वह केवल एक सच्चे सार वाला मार्शल कलाकार था। क्या ये बकवास नहीं है? एक सच्चे सार वाला मार्शल कलाकार दिव्यलोक के मार्शल कलाकार को कैसे मार सकता है? एक नहीं, लगातार 2 को मारना। जाह्नवी नगर मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन ने जानबूझकर अपनी वास्तविक ताकत छुपाई होगी ताकि हमारी सतर्कता कम हो और वे सफल रहे। सफ़ेद बालों वाले वृद्ध ने हल्के से सिर हिलाया। एक सच्चे सार वाला मार्शल कलाकार जो दिव्यलोक के मार्शल कलाकार को चुनौती दे और मार दे, ऐसा अनसुना नहीं है। कम से कम उसने 1-2 उदाहरण तो सुने ही थे। लेकिन वे कुछ सच्चे सार वाले मार्शल कलाकार सभी अद्वितीय मार्शल आर्ट प्रतिभा थे जिनकी भविष्य की उपलब्धियां उसके अपने से कहीं अधिक थीं। हालांकि दिव्यलोक के मार्शल कलाकारों के खिलाफ अपने स्तर से ऊपर चुनौती देने का प्रयास करने वाले असंख्य सच्चे सार वाले मार्शल कलाकार सभी विफल रहे थे। क्या ये कोई अपवाद होगा? वह इस पर विश्वास नहीं करता था। सबसे भयानक बात तो यह है कि मैंने सुना है आर्यन 17-18 साल का भी नहीं है, बस उतनी ही उम्र का है। क्या आपको लगता है कि यह संभव है? किसी ने कहा। क्या? सफ़ेद बालों वाले वृद्ध चौंक गए। कितने साल का? 17-18। उसके विचार में इतने कम समय में लगातार 2 दिव्यलोक के मार्शल कलाकारों को मारने वाला व्यक्ति कम से कम दिव्यलोक के मध्य चरण में तो होना ही चाहिए। वह 20 साल का भी नहीं हो सकता। पूर्वज, जाह्नवी नगर मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के रिकॉर्ड वास्तव में ऐसा ही कहते हैं, पहले बोलने वाले व्यक्ति ने डरते हुए कहा। यदि आप विश्वास नहीं करते तो आप दूसरों से पूछ सकते हैं। सफ़ेद बालों वाले वृद्ध ने सभी की ओर देखा। हाँ पूर्वज, वह सही है। जाह्नवी नगर मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के रिकॉर्ड वास्तव में यही कहते हैं। मुझे लगता है किसी और ने किया होगा। 20 साल से कम उम्र और दिव्यलोक में भले ही ऐसा व्यक्ति मौजूद हो, वह जाह्नवी नगर मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन में नहीं दिखेगा। बिल्कुल सही, ये निश्चित रूप से जानबूझकर फैलाई गई गलत सूचना है। सोनगर परिवार तो इस खबर को सुनकर ही डर गया है और उन्होंने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है। मुझे लगा था कि वे अब तक जाह्नवी नगर में लोग भेज चुके होते। हॉल में मौजूद सभी लोग एक साथ बोलने लगे। स्पष्ट था, कोई भी ऐसे व्यक्ति के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता था। सफ़ेद बालों वाले वृद्ध को भी विश्वास नहीं था। क्या मजाक है? दिव्यलोक का मार्शल कलाकार किशोरावस्था में, और वह भी मध्य चरण में। उसके समय में भी ऐसा असामान्य व्यक्ति मौजूद नहीं था। ये सोचकर उसके होठों पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान आ गई। जाह्नवी नगर मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन काफ़ी मनोरंजक था। हालांकि सोनगर परिवार को नाराज करने के बाद उनके पास इस हद तक जाने के अलावा कोई चारा नहीं था।
भविष्य में अगर मौका मिला तो वह खुद देखना चाहेगा। एक खांसी। उसने अपना गला साफ किया और तुरंत ही हॉल का वातावरण फिर से शांत हो गया। सोनगढ़ परिवार से जुड़े मामलों को समझने के अलावा मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जिमिंग के मामले कैसे आगे बढ़ रहे हैं। वे परिवार छोड़े कई दिन हो गए हैं और अभी भी अमृतत्व कला के बारे में कोई खबर नहीं है। एक दैवीय राक्षस मार्शल आर्ट खोना कोई छोटी बात नहीं है। उनके अनुभव के बावजूद वे अमृतत्व कला की सामग्री को पूरी तरह से समझ नहीं सके, लेकिन इसे फैलने नहीं दिया जा सकता। नहीं तो किन परिवार को इसे हासिल करने के लिए चुकाई गई कीमत के लिए भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा किन जिमिंग वास्तव में एक होनहार कनिष्ठ था। हालांकि इस बार उसने गलती की थी, लेकिन जिम्मेदारी पूरी तरह से उस पर नहीं थी। एक बार वह मैनुअल लेकर लौट आए तो एक मामूली डांट पर्याप्त होगी। इस कनिष्ठ की साधना की महत्वपूर्ण संभावना थी। समय दिया जाए तो वह दिव्य लोक का मार्शल कलाकार बन सकता है और परिवार को गौरवान्वित कर सकता है। हालांकि जैसे ही उसने इसका उल्लेख किया, हॉल का माहौल अजीब हो गया। कई लोग जो सफ़ेद बालों वाले वृद्ध की ओर मुस्कुरा रहे थे, अब सिर झुकाकर चुपचाप खड़े थे। सफ़ेद बालों वाले वृद्ध की इंद्रियां अत्यंत तीक्ष्ण थीं और लगभग तुरंत ही उन्होंने माहौल में बदलाव को महसूस किया। उनकी नज़र बाज की तरह तेज भीड़ पर चली गई और उन्होंने ठंडे स्वर में पूछा, कोई मेरी ओर क्यों नहीं देख रहा? क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने मेरे किन परिवार के गुप्त मैनुअल को चुराने वाले दुष्ट को नहीं ढूंढा? सभी ने एक दूसरे की ओर देखा, यह नहीं जानते कि क्या कहना है। बोलो, सफ़ेद बालों वाले वृद्ध ने गरजते हुए कहा, अपने बाएं तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, तुम मुझे बताओ कि वास्तव में क्या चल रहा है। जिस व्यक्ति की ओर इशारा किया गया था उसका चेहरा कागज जैसा सफ़ेद हो गया। दूसरों ने राहत की सांस ली। हम, सफ़ेद बालों वाले वृद्ध ने ठंडे स्वर में अवमानना की, मेरा धैर्य सीमित है। यदि तुम नहीं बोलोगे या यदि तुम जानते हो और नहीं बताओगे तो मुझ पर कठोर होने का दोष मत देना। धम्म। एक भारी धम्म के साथ वह व्यक्ति घुटनों के बल गिर गया। पूर्वज को रिपोर्ट करते हुए हमें पितामह और अन्य लोगों से कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ है। क्या? सफ़ेद बालों वाले वृद्ध की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। उनके पास विशेष रूप से अमृतत्व कला को महसूस करने के लिए आइटम थे। जब तक वे एक निश्चित सीमा के भीतर पहुंच गए, उन्हें इसका पता चल जाएगा। इसके अलावा मिशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने भविष्यवाणी में कुशल एक कनिष्ठ को भेजा, जिससे अमृतत्व कला ढूंढने की कठिनाई काफ़ी कम हो गई। इतने सारे लोग और इतना समय बीत चुका था, अभी भी कोई खबर कैसे नहीं हो सकती? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। सफ़ेद बालों वाले वृद्ध ने उस आदमी के टालमटोल वाले भाव को महसूस किया और सख्त स्वर में कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। यदि तुम सच नहीं बताते, मैं बोलूंगा। वह आदमी डर से मरने वाला था। वास्तव में हमने पितामह के साथ संपर्क खो दिया है, उसने सिसकते हुए कहा। पितामह और अन्य लोग इतने लंबे समय से चले गए हैं कि कोई खबर नहीं है। शुरू में हमने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, लेकिन हमें बढ़ती चिंता होने लगी। इसलिए कुछ घंटे पहले हमने पितामह को फ़ोन किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। क्या? सफ़ेद बालों वाले वृद्ध स्तब्ध रह गए। तुमने क्या कहा? फिर से कहो। पूर्वज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये सिर्फ पितामह का फ़ोन नहीं है, हमने दूसरों के फ़ोन से भी संपर्क करने की कोशिश की। किसी ने जवाब नहीं दिया। यदि आप विश्वास नहीं करते तो आप दूसरों से पूछ सकते हैं, वे सभी जानते हैं। उसने आसपास के लोगों की ओर देखा। भयभीत होकर वे जल्दी से अपना सिर घुमा लेते। निश्चित रूप से उनमें से कई इस बात से अवगत थे। उन्हें 1-2 दिन पहले भी कुछ गलत लगा था, लेकिन इस वजह से उन्होंने परिवार के बड़ों को इसकी रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं की, उम्मीद करते हुए कि पितामह और अन्य लोगों की कोई खास वजह होगी और वे अंततः उनसे संपर्क करेंगे। उन्होंने सोचा कि अगर वे 1-2 दिन इंतजार करते तो पितामह उनकी कॉल और संदेश देखते, समझते कि क्या हुआ है और उन्हें वापस बुलाते। यदि उन्होंने कभी संपर्क नहीं किया, किसी ने भी इस बात को बड़ों तक पहुंचाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इसका मतलब होगा कि सोनगढ़ परिवार न केवल एक दैवीय राक्षस स्तरीय मार्शल आर्ट खो दिया, बल्कि प्रमुख परिवार के सदस्य भी, जिसमें वर्तमान पितामह भी शामिल थे। कोई इस खबर को सुनकर बड़ों के क्रोध की कल्पना कर सकता है। वे अपने आक्रोश में हत्या भी कर सकते थे। किसी ने भी आज 5वें अंकल पूर्वज के प्रकट होने की उम्मीद नहीं की थी। सफ़ेद बालों वाले वृद्ध का चेहरा गंभीर हो गया। पूरे हॉल का तापमान तुरंत 10 डिग्री से अधिक गिर गया। यह कोई मजाक नहीं था, यह वास्तव में 10 डिग्री से अधिक गिर गया था। दिव्य लोक के मार्शल कलाकार केवल स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति के साथ संवाद कर सकते हैं। वे आकाश और पृथ्वी के बीच के पर्यावरण को नहीं बदल सकते। बादलों से घिरे आकाश को घने बादलों से ढके आकाश में बदल सकते हैं, जिसमें बिजली और गड़गड़ाहट होती है। मूसलाधार बारिश के बाद अगले ही पल साफ आसमान। हालांकि इस वृद्ध ने सर्वोच्च स्तरीय बर्फ हृदय कला, रहस्यमय नेद सच्ची कौशल को विकसित किया, जो अत्यंत ठंडी और हीन आंतरिक शक्ति पैदा करती है।
भले ही उसके शरीर से थोड़ा सा भी निकल जाए, यह आसपास के वातावरण को 10 या 20 डिग्री कम कर सकता है, कई दसियों डिग्री नीचे गिरना आम बात है। कमरे में मौजूद हर कोई थरथरा उठा। बाहरी ठंड एक जहरीले सांप की तरह लग रही थी, हड्डियों में घुस रही थी, यहाँ तक कि उनकी दिव्य आत्माएं भी कांप रही थीं। अगर कोई नहीं बोलता तो हम इसी तरह जारी रख सकते हैं, सफ़ेद बालों वाले वृद्ध ने ठंडे स्वर में कहा। उनकी आंखों में हत्या का संकेत था। निश्चित रूप से उनके सामने के ये लोग उनके कनिष्ठ थे, लेकिन पीढ़ियों के अलग होने से रक्त संबंध अकल्पनीय रूप से दूर फीका पड़ गया। भले ही इन लोगों को मार दिया जाए, वह शोक नहीं मनाएगा। इसके बजाय वह क्रोधित हो जाएगा किसने किन परिवार के खिलाफ कार्य करने की हिम्मत की। मात्र कुछ सेकंड के भीतर कमरे का तापमान पहले ही 10 या 20 डिग्री नीचे गिर चुका था। कॉफ़ी टेबल पर रखी चाय पूरी तरह जम गई थी। हर किसी की भौहें और पलकें पाला की एक परत से ढकी हुई थीं। पूर्वज, कोई हकलाते हुए बोला, हमने अभी खबर प्राप्त की है और आपको सूचित करने का समय नहीं मिला है। क्या ऐसा है? सफ़ेद बालों वाले वृद्ध ने बोलने वाले व्यक्ति की ओर देखा। जी हाँ पूर्वज, वह आदमी अपनी बाहों को पकड़े हुए कांप रहा था। उसने घुसपैठ करने वाली ठंड का मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी आंतरिक शक्ति चला दी थी, लेकिन यह व्यर्थ था। अगर यह और भी लंबे समय तक जारी रहा तो उसे लगा कि उसके आंतरिक अंग पूरी तरह से जम जाएंगे। इतना साहस! सफ़ेद बालों वाले वृद्ध ने चिल्लाकर कहा, इस मुकाम पर भी तुम अभी भी झूठ बोलते हो। उसके बाद उसने अपनी उंगलियों को हिलाया और सफ़ेद रोशनी की एक चमक गुजरी। बोलने वाला आदमी तुरंत एक बर्फ की मूर्ति में बदल गया और फिर एक धमाके के साथ फट गया। तुरंत जमीन बर्फ के टुकड़ों से ढक गई और उनमें उस आदमी का शव था। हर कोई घूरता रहा, अभी हुई घटना पर प्रतिक्रिया देने में असमर्थ। जब तक एक चीख सुनाई दी, वे सपने से जागे हुए थे, एक एक करके टूटे हुए टुकड़ों को देखते हुए उनके शरीर बर्फ के तहखाने में गिरने जैसा महसूस कर रहे थे। जाहिर है वह व्यक्ति मर चुका था और पूरा भी नहीं, लेकिन अभी कुछ सेकंड पहले वह उनके सामने खड़ा बोल रहा था। जिसने उसे मारा निश्चित रूप से वह वृद्ध था जो कुर्सी पर बैठा था। मैंने कहा था, मुझसे छिपाओ या धोखा मत दो, तुम्हारी चालें मेरे सामने कुछ भी नहीं हैं। सफ़ेद बालों वाले वृद्ध ने ठंडे स्वर में अवमानना की, आंखें घृणा से भरी हुई थीं, मानो उसने एक व्यक्ति को नहीं बल्कि एक कुत्ते को मार डाला हो। पूर्वज, हमें छोड़ दो। पूर्वज, हमें छोड़ दो। पूर्वज, दया करो, मैं वास्तव में नहीं जानता था। दया की प्रार्थना सुनाई दी। सब एक साथ घुटनों के बल गिर गए, जमीन पर सिर टकरा रहे थे। कई लोग इतनी उन्मत्तता से कर रहे थे कि उन्हें एहसास भी नहीं हुआ कि उनके सिर से खून बह रहा है, क्योंकि उनके सामने किन परिवार के पूर्वज थे। एक व्यक्ति को मारने की बात तो दूर, भले ही यहाँ के सभी लोग मारे जाएं, परिवार में कोई भी एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। पूर्वज, मैं बोलूँगा, मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। कुछ बोले। बोलने से जीवित रहने की एक किरण थी। न बोलने का मतलब यहाँ जमकर मरना हो सकता है, जो बहुत दुखद था। अब तुम बोलना चाहते हो। पहले क्या कर रहे थे? सफ़ेद बालों वाले वृद्ध ने फिर से अपनी उंगलियों को हिलाया। सफ़ेद रोशनी की कई चमक बाहर निकल गई। करीब से देखने पर वे रोशनी की चमक नहीं थे, बल्कि नाखून के आकार की बर्फ के टुकड़े थे। जिस क्षण वे मानव शरीर को छूते, वह बर्फ में सना हुआ था और फिर धम्म से फट गया। ये देखकर कोई और बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। क्या ये वही बड़ा था जिसका उन्होंने हमेशा गहरा सम्मान किया था? ये स्पष्ट रूप से एक हत्यारा दानव था, लेकिन वे इसे केवल अपने दिलों में सोचने की हिम्मत करते थे। सफ़ेद बालों वाले वृद्ध ने जमीन पर बर्फ के टुकड़ों को अभिव्यक्तिपूर्ण ढंग से देखा, फिर शेष लोगों की ओर देखा और कहा, यह बार सिर्फ एक छोटी सजा है ताकि तुम्हें पता चले कि मेरे शब्दों का विरोध करने के परिणाम क्या हैं। यदि ऐसा फिर होता है तो आप में से कोई भी आज यहाँ से जीवित नहीं बचेगा। और नहीं, पूर्वज, हमें छोड़ दो। पूर्वज, हमें छोड़ दो, हम आपको सब कुछ बताएंगे। पूर्वज, हम अपनी गलतियां मानते हैं। हर किसी ने राहत की सांस ली, लेकिन अभी भी बेताबी से दया की भीख मांग रहा था। कौन जान सकता था कि क्या वृद्ध के शब्द अगले ही पल वापस ले लिए जाएंगे। खड़े रहो, सफ़ेद बालों वाले वृद्ध ने उदासीनतापूर्वक कहा। जैसे ही उसके शब्द गिरे, हॉल में ठंडक धीरे धीरे गायब हो गई। तभी सभी लोग उठने की हिम्मत कर पाए, ये पता करते हुए कि वे ठंडे पसीने से तरबतर थे, मानो उन्होंने पानी में नहाया हो। बोलो, क्या चल रहा है? बड़े की आवाज़ आई। रिपोर्टिंग। एक साथ कई आवाज़ें बोली। वक्ताओं ने एक दूसरे को देखा, ये निश्चित नहीं था कि जारी रखना है या नहीं। तुम बोलो, सफ़ेद बालों वाले वृद्ध ने आकस्मिक रूप से उनमें से एक की ओर इशारा किया। हाँ, पूर्वज। जिस आदमी की ओर इशारा किया गया था, उसने महसूस किया कि उसका दिल छलक गया, क्योंकि उसे जमीन पर पड़े उन शवों की याद आ गई, जिन्हें बड़े द्वारा इंगित करने के बाद मार दिया गया था।
उसने अपने होठों को चाटा, अपने विचारों को व्यवस्थित किया, बड़े को देखा और जल्दी से सिर झुका लिया, फर्श को घूरते हुए। यह ऐसा है पूर्वज, 1 या 2 दिन पहले हमने पितामह और अन्य लोगों के साथ संपर्क खो दिया। क्या तुमने कहा? सफ़ेद बालों वाले वृद्ध की पुतलियां अचानक से कुड़ गईं। हमें छोड़ दो पूर्वज। वह आदमी मानो केवल धनुष से चौंका हुआ पक्षी हो, धम्म से घुटने के बल गिर गया, जिससे हॉल में लोगों के गिरने का डोमिनोज प्रभाव पड़ा। बेकार बेवकूफ़ों का गुच्छा। सफ़ेद बालों वाले वृद्ध तुरंत क्रोधित हो गए। अक्सर कहा जाता है कि किन परिवार की हर पीढ़ी पिछली से भी बदतर है। वह इसे विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए वह विश्वास नहीं कर सका। एक भी व्यक्ति उसे आंखों में देखकर सामान्य रूप से बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तुमने 1 या 2 दिन पहले संपर्क खो दिया और तुमने कोशिश करना जारी नहीं रखा। खोज के लिए कोई भेजा नहीं गया। इतनी महत्वपूर्ण खबर, और मुझे अब इसका पता चला है। हमने कोशिश की, उस आदमी ने जल्दी से कहा। इन दिनों हम लोगों को 24 घंटे बिना रुके पितामह और दूसरों को फ़ोन करवा रहे हैं, और हमने लोगों को भी हर जगह उनकी जानकारी के लिए भेजा है। और परिणाम? सफ़ेद बालों वाले वृद्ध ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे परिणाम चाहिए, प्रक्रियाएं नहीं। परिणाम? वह आदमी छलनी की तरह काम रहा था। ये ठीक था, क्योंकि कोई परिणाम नहीं था कि उन्होंने अब तक उसे बताने की हिम्मत नहीं की थी। अगर कुछ भी गलत नहीं हुआ तो सबसे अच्छा होगा। शायद वे पहले ही अमृतत्व कला प्राप्त कर चुके थे और वापस लौट रहे थे। लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो वे समाप्त हो जाएंगे। ये खबर लाना मौत की तलाश जैसा था। हम सफ़ेद बालों वाले वृद्ध ने अपनी आंखों में हत्या का संकेत दिखाया। बस एक कनिष्ठ, उनमें से 100 या 1000 को मारना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। पूरा किन परिवार उनके अस्तित्व पर निर्भर था। उनके बिना किन परिवार के इस अशांत दुनिया में जीवित रहने का कोई मौका नहीं था। पूर्वज, हम अभी भी जांच कर रहे हैं, उस आदमी ने जल्दी से कहा। बोलने के बाद वह दया की भीख मांगते हुए लगातार सिर टकराता रहा। बेकार। सफ़ेद बालों वाले वृद्ध ने बोलना समाप्त किया और एक और बर्फ का टुकड़ा बाहर निकल गया। आदमी का शरीर तुरंत जम गया और फिर टुकड़ों में बिखर गया। हर कोई पूरी तरह भयभीत था। कुछ ने तो अपनी पैंट भी गीली कर ली थी। कुछ न कहने का मतलब मौत था, कुछ कहने का भी मतलब मौत था। इस बड़े पूर्वज के हाथों जीवित रहने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए था? या बल्कि क्या ये बड़ा पूर्वज वास्तव में किन परिवार का बड़ा पूर्वज था और किन परिवार के प्रति अनुकूल नहीं होने वाले किसी अन्य महान परिवार का गुप्त एजेंट नहीं था? आखिरकार उनकी नसों में भी किन परिवार का खून था? बेकार बेवकूफ़ों का गुच्छा। सफ़ेद बालों वाले वृद्ध ने शाप दिया, यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम सोच रहे हो कि क्या इस खबर की रिपोर्ट करने से मेरा क्रोध आएगा, ये सोचते हुए कि कम परेशानी बेहतर है ना? क्या तुम जानते हो कि मुझे सबसे ज़्यादा किससे नफरत है? यह आत्मधार्मिक लोग हैं। हर कोई सर्दियों में साइकाडा की तरह चुप था, चाहता था कि वे अपना सिर जमीन में गाड़ दें। किसी भी शोर को आकर्षित करने से डरते थे जो पुराने पूर्वज का ध्यान आकर्षित कर सकता था, जिससे उनकी असामयिक मृत्यु हो सकती थी। यदि आपने उनके साथ संपर्क खोने के क्षण में इस खबर की रिपोर्ट की होती तो चीज़ें इतनी बुरी नहीं हो सकती थीं। सफ़ेद बालों वाले वृद्ध ने शब्द दर शब्द कहा, लेकिन 2 दिन बीत चुके हैं और तुम अब मुझे बता रहे हो, और फिर भी मुझे खुद तुमसे पूछना पड़ा। अगर मैंने नहीं पूछा होता तो तुम मुझे अंधेरे में रखते। तुम सभी किन परिवार में होने के लाभों का आनंद लेते हो, विलासिता और भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हो। ये समझ में आता है, लेकिन इसने मेरी सीमा पार कर ली है। हमें छोड़ दो पूर्वज, हमें छोड़ दो पूर्वज। मैं वास्तव में नहीं जानता था, मैं वास्तव में नहीं जानता था। पूर्वज, कृपया हमें क्षमा करें, हम फिर से ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे, हम वास्तव में हिम्मत नहीं करेंगे। हॉल दया की भीख मांगने की आवाज़ों से भर गया। इस बिंदु पर यह कहना कि वे अपने कार्यों पर पछतावा नहीं करते झूठ होगा। लेकिन भले ही समय वापस मुड़ सकता है, उनमें साहस नहीं हो सकता था। उन्हें इस तरह देखकर सफ़ेद बालों वाले वृद्ध के पास वास्तव में एक पल था जब वह उन सभी को वहीं जमा देना चाहता था। ये अक्षम मूर्ख किन परिवार के संसाधनों को बर्बाद कर रहे थे। इन परजीवियों को हटाकर और संसाधनों का उपयोग दूसरों पर करने से वास्तव में बेहतर प्रतिभा विकसित हो सकती है। लेकिन थोड़ा सोचने के बाद उसने अस्थायी रूप से इस विचार को एक तरफ रख दिया। किन जिमिंग और अन्य लोग परिवार में नहीं थे, और ये लोग किन परिवार की वर्तमान रीढ़ थे। अगर उसने उन सभी को मार डाला तो उसे व्यक्तिगत रूप से कई तुच्छ मामलों को संभालना होगा। एक दिव्य लोक के मार्शल कलाकार के रूप में उसका समय मूल्यवान था। वह अपनी ऊर्जा को छोटी छोटी तुच्छ बातों पर कैसे बर्बाद कर सकता था। निश्चित रूप से इसका मतलब यह नहीं था कि वह उन्हें हमेशा के लिए छोड़ देगा। अगर किन जिमिंग और अन्य लोग मुसीबत में नहीं थे तो ठीक होगा। अगर वे मुसीबत में थे तो यहाँ मौजूद हर कोई लिंग की परवाह किए बिना नहीं बच पाएगा। अगर उन्होंने एक दिन पहले उसे सूचित किया होता तो शायद बाद की घटनाएं नहीं हुई होती। निश्चित रूप से ये सबसे खराब स्थिति थी।
गहराई से उसका मानना था कि किन जिमिंग और अन्य लोग इतनी आसानी से मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। यहाँ तक कि एक दिव्य लोक के मार्शल कलाकार के लिए भी उन्हें मारना आसान नहीं होगा। शांति, उसने धीरे से चिल्लाया। अंतहीन प्रार्थनाएं तुरंत बंद हो गईं। किसी ने सिर उठाने की हिम्मत नहीं की, फर्श पर घुटने टेके कांपते हुए। कुछ भागना चाहते थे लेकिन जल्द ही विचार छोड़ दिया, क्योंकि वे केवल सच्चे सार वाले मार्शल कलाकार थे जिनके पास औसत लड़ाई कौशल थे। अगर उन्होंने भागने की कोशिश की तो वे हॉल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। वे बर्फ की मूर्तियां बन जाएंगे, तुरंत टूट जाएंगी। इस बिंदु पर उनकी एकमात्र उम्मीद पुराने पूर्वज की दया में थी कि वह उनके जीवन को बख्श दे। इसे भूल जाओ, सफ़ेद बालों वाले वृद्ध ने आह भरी। मैं पूरी तरह से तुम्हें दोष नहीं दे सकता। निश्चित रूप से तुम किसी भी दुर्घटना की कामना नहीं करते थे। हाँ हाँ, भीड़ मुर्गियों की तरह चोंच मारती हुई सिर हिलाने लगी। ये सच था, उनकी किस्मत किन परिवार से कसकर जुड़ी हुई थी। क्या अभी भी कोई खबर नहीं है? उन्होंने एक दूसरे को देखा और सामूहिक रूप से सिर हिला दिया। अगर कोई खबर होती तो मरने वालों को पहले पता चल गया होता। जांच जारी रखें, सफ़ेद बालों वाले वृद्ध ने कहा। सभी संसाधनों को संचालित करें और पता लगाएं कि उन्हें आखिरी बार कहाँ देखा गया था। मैं चाहता हूं कि एक दिन के भीतर खबर मिले। क्या ये स्पष्ट है? भीड़ स्तब्ध रह गई, फिर बार बार सिर हिलाते हुए चुपचाप शिकायत करने लगी। बस एक दिन का पता लगाना है। सच में, जानवरों की लहर के कहर के साथ कई शहर पहले ही गिर चुके थे। ऐसे अराजकता में जांच करना लगभग असंभव लग रहा था, लेकिन पुराने पूर्वज का सामना करते हुए वे नहीं कह सकते थे कि यह अप्राप्य था। अगर उन्होंने किया तो वे फर्श पर जमे हुए टुकड़ों की तरह समाप्त हो जाएंगे। फिर जाओ और इसे करो, सफ़ेद बालों वाले वृद्ध ने समाप्त किया। अनगिनत बर्फ के टुकड़े उनके शरीर में भेजे। वे चौंक गए, डर गए कि वे बर्फ की मूर्तियां बन जाएंगे और फट जाएंगे। लेकिन कुछ सेकंड के बाद ऐसा नहीं हुआ। यह क्या है? कोई उलझन में बूढ़े की ओर देखता रहा। ये रहस्यमय बर्फ तावीज़ हैं। बूढ़े ने धीरे धीरे कहा, किसी के भी चालाकी से खेलने और वापस न आने से रोकने के लिए मैंने तुम्हारे शरीर में रहस्यमय बर्फ तावीज़ रख दिए हैं। बिना मेरे उन्हें दूर किए वे एक दिन में तुम्हें अंदर से बाहर तक जमा देंगे। अगर एक दिन के बाद तुम मुझे बताओ कि अभी भी कोई परिणाम नहीं है तो परिणाम वही होगा। समझे? अब जाओ और इसे पूरा करो। याद रखो, तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है। इतना कहने के बाद बूढ़ा हॉल से गायब हो गया, मानो वह वाष्पित हो गया हो। पीछे छोड़ गया किन परिवार के भयभीत पीले चेहरे वाले सदस्यों को। 1 घंटे बाद अमरगढ़ की दीवारों पर पैरों की आवाज़ सुनाई दी। समूह का नेतृत्व किन जिन कर रहे थे। आर्यन को पास में बैठे देखकर उन्होंने एक नज़र का आदान प्रदान किया और दोनों हिचकिचाए। इस क्षण आर्यन की आंखें धीरे धीरे खुलीं। अमृतत्व कला और परम हृदय कला के साथ उसके सच्चे सार को पूरी तरह से ठीक होने में 1 घंटे से थोड़ा अधिक समय लगा। शेष समय में उसने जानवरों की लहर की प्रतीक्षा करते हुए स्वर्ग और पृथ्वी की आदिम शक्ति को अवशोषित किया। आखिरकार हर थोड़ी मदद करता है। जिस क्षण किंजिन और उनके समूह प्रकट हुए उसने पहले ही उन्हें महसूस कर लिया था। उनकी दिशा में देखते हुए उसने बिना किसी भाव के कहा, क्या तुमने फैसला किया है? समूह चला आया। अध्यक्ष ली, हमने निर्णय लिया है। किंजिन ने हल्के से झुककर कहा, हमने आपके साथ रहने और आपके साथ खतरनाक जानवरों का विरोध करने का फैसला किया है, अध्यक्ष ली। आर्यन ये सुनकर काफी आश्चर्यचकित था। स्पष्ट रूप से बोलते हुए अगर वह उनकी जगह पर होता तो वह अपनी सुरक्षा पर विचार करता और पहले चला जाता। अगर शहर का बचाव नहीं किया जा सका और खतरनाक जानवरों से घिर गया तो बचना आसान नहीं होगा। कप्तान किन, क्या आप निश्चित हैं? उसने एक चंचल मुस्कान दिखाई। जानवरों की लहर के आने में 1 घंटे से भी कम समय है। जितनी देर से आप जाएंगे उतना ही अधिक खतरा होगा। अध्यक्ष ली, हमने अपना मन बना लिया है, किंजिन ने दृढ़ता से कहा। हमें विश्वास है कि चूंकि आप रहने की हिम्मत कर रहे हैं, आपके पास पूरा विश्वास होना चाहिए। हालांकि हम विशेष रूप से मजबूत नहीं हैं, हम अपना हिस्सा करना चाहते हैं। ये सुनकर आर्यन ने किंजिन के पीछे लोगों की ओर देखा। वे चुप रहे, उनकी आंखें कुछ हद तक अस्थिर थीं। ये स्पष्ट था कि उन्हें विश्वास नहीं था कि वे अमरगढ़ का बचाव कर सकते हैं। वे सिर्फ कप्तान किन के फैसले का पालन कर रहे थे, जो पूरी टीम की राय का प्रतिनिधित्व करता था। हालांकि तथ्य यह है कि किंजिन ने इतना जोखिम उठाने की हिम्मत की, इसका मतलब था कि उनके पास एक बैकअप योजना होनी चाहिए, कुछ ऐसा जो शहर के गिरने पर उन्हें जीवित रहने का एक पतला मौका दे सकता है। ठीक है, आर्यन ने सिर हिलाया और फिर से आंखें बंद कर लीं। किंजिन मुस्कुराए और अपने समूह को एक तरफ ले गए। उनकी आध्यात्मिक शक्ति पर्याप्त थी, उन्हें अभी तक ठीक होने के लिए ध्यान करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने अंधेरी रात में देखा, दूरी को घूरते हुए। शहर की दीवारों पर बहुत ही शांत था। गार्ड ने अपने हथियारों को कसकर पकड़ रखा था, उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए थे। आधी रात जितनी करीब आए उतने ही चिंतित हो गए। क्या वास्तव में जानवरों की लहर की दूसरी लहर आएगी?
अगर यह आया तो क्या अध्यक्ष ली इसे झेल पाएंगे? वह निश्चित रूप से कर सकता था, उन्होंने खुद को आश्वस्त किया। कई लोगों ने आशा भरी नजरों से आर्यन की ओर देखा। शहर के अंदर इसकी तुलना में अपेक्षाकृत शांत था। अधिकांश लोग अभी भी आसम जानवरों की लहर से अनजान थे और शांति से सोते रहे। सड़कों पर कई गश्ती दल दिखाई दिए, जल्द ही भड़कने वाली अराजकता के लिए तैयार हो रहे थे। कोई नहीं जानता था कि जमीन कांपने लगने से पहले कितना समय बीत चुका था। पहले तो ये दूर की गड़गड़ाहट जैसा लग रहा था, मुश्किल से ध्यान देने योग्य था। लेकिन जल्द ही यह अधिक लगातार हो गया, जिससे पृथ्वी ही हिलने लगी। एक भूकंप। कोई चौंक कर जाग गया, अपने बिस्तर की मेज पर पानी का गिलास हिलता देख रहा था। अपनी आंखें पोंछते हुए उन्होंने देखा कि गिलास लुढ़क गया। कुछ लोग तेज दिमाग वाले थे, तुरंत बिस्तर से उठे और नीचे की ओर चले गए। बाहर के खुले स्थान में काफी संख्या में लोग पहले ही जमा हो चुके थे, उनके चेहरे घबराहट से भरे हुए थे। क्या ये भूकंप है? किसी ने हौंफते हुए पूछा। ये होना चाहिए, है ना? यह इतना अचानक आया। सौभाग्य से मैं हल्की नींद वाला हूं और यह शुरू होते ही जाग गया। नहीं तो कौन जाने क्या हो सकता था। हाँ, निश्चित रूप से। कई लोगों ने सहमति में सिर हिलाया, आवासीय भवनों की ओर सहानुभूतिपूर्ण नजरों से देखा। कौन जानता था कि अभी भी कितने लोग अंदर थे, अनजान थे कि भूकंप आ गया है। शुक्र है भूकंप बहुत तीव्र नहीं था, इसलिए इमारतें खड़ी रहनी चाहिए थीं। वैसे क्या ये संभव है कि यह भूकंप नहीं है? एक महिला पीली पड़ गई जब उसने अपने पास खड़े व्यक्ति की ओर देखा। भूकंप नहीं? अगर भूकंप नहीं है तो यह क्या है? रुको, क्या तुम्हारा मतलब है जानवरों की लहर? जैसे ही ये शब्द उच्चारित हुए, ऐसा लगा जैसे समय जम गया हो। बूम बूम बूम। दूर से निरंतर गड़गड़ाहट गूंजी। सभी ने आकाश की ओर देखा, लेकिन बिजली और गड़गड़ाहट का कोई संकेत नहीं था। तुरंत उनके दिल ठंडे हो गए। उन्हें याद आया कि कुछ दिन पहले जानवरों की लहर का भी ऐसा ही प्रभाव था। जमीन कांपना जो भूकंप जैसा लगता था, जैसा कि अब हो रहा था। एकमात्र अंतर यह था कि एक दिन के दौरान हुआ और यह रात में हुआ। आवासीय भवनों में से एक में दो आकृतियां खिड़की के पास खड़ी थीं। बहन, क्या हमें नीचे जाने की जरूरत नहीं है? मेंग यू ने डरते हुए पूछा। मेंग शुए ने सिर हिलाया। भूमिगत रहने वाले खतरनाक जानवरों की उपस्थिति को देखते हुए भूमिगत जाने से तेजी से मृत्यु हो सकती है। ये जानवर मनुष्यों द्वारा उत्सर्जित गंध के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, खासकर जब कई लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। यह अंधेरे में 120 वॉट के बल्ब की तरह था, जिसे नजरअंदाज करना कठिन था। लेकिन ऊपरी मंजिलों में रहना भी जरूरी नहीं था। यदि नींव क्षतिग्रस्त हो गई या पहली और दूसरी मंजिल गिर गई तो पूरी इमारत गिर जाएगी। जिस क्षण जानवरों की लहर ने अमरगढ़ शहर को निशाना बनाया, कोई भी स्थान बिल्कुल सुरक्षित नहीं रहा। बहन, मेंग यू ने छोटी आवाज में पूछा, क्या आपको लगता है कि आर्यन इस बार फिर से जानवरों की लहर को पीछे हटा सकते हैं? शायद, मेंग शुए ने कड़वी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। बेशक, उन्हें भी उम्मीद थी कि आर्यन मोर्चा संभाल सकते हैं। लेकिन उनके पूर्वदर्शन में भूमिगत से बड़ी संख्या में बिल बनाने वाले खतरनाक जानवर उड़ जाएंगे। भले ही कुछ जैसे ही दिखाई दिए तलवार की शक्ति से काट दिए गए। बिल बनाने वाले खतरनाक जानवर निकल रहे थे और कुछ के इतने कठोर छिलके और मोटा मांस था कि एक या दो तलवार की शक्ति से भी छिद जाने पर भी शहर को काफी नुकसान हुआ। आखिरकार, भले ही अमरगढ़ टिका रह सके, शहर खंडहर में होगा, भारी हताहतों के साथ। और यह सिर्फ खतरनाक जानवरों के हमले की दूसरी लहर थी। अगर कोई आश्चर्य नहीं हुआ तो तीसरी बार, चौथी बार। तब तक अमरगढ़ में कितने लोग बच पाएंगे? हम मेंग यू ने जोर से सिर हिलाया, उसकी आंखों में एक चमकदार रोशनी झलक रही थी। शहर की दीवार पर हर कोई तनाव से कांप रहा था। जानवरों की लहर, जैसी की उम्मीद थी, आ गई थी। कप्तान, क्या हमें वास्तव में गोला बारूद लोड करने की आवश्यकता नहीं है? एक गार्ड ने अपने पास रखे आग्नेयास्त्र को देखा और फिर कप्तान को देखा, पूछा। दूसरे कुछ लोग भी उत्सुक और बेचैन थे। अंधेरी रात में अनगिनत जोड़ी खून से लाल आंखें दिखाई दी, धूल के बादलों के साथ पहुंच रही थीं। कुछ सबसे आगे वाले पहले से ही आग्नेयास्त्रों की रेंज के भीतर थे। इस समय अगर वे कुछ को खत्म करने के लिए फायरिंग शुरू नहीं करते हैं तो एक बार वे करीब आ जाएंगे तो मुश्किल होगी। कप्तान ने सिर हिलाया और कहा, उच्च अधिकारियों ने कहा कि इस बार बहुत सारे खतरनाक जानवर हैं। भले ही तोपों को फायर करने से कुछ को खत्म किया जा सके, ये 10 लाख से अधिक की जानवरों की लहर के खिलाफ ज्यादा फर्क नहीं करेगा और हमारा गोला बारूद भी कम हो रहा है। ये सुनकर सभी चुप रहे। हाँ, पिछली जानवरों की लहर में 2 लाख से अधिक जानवर नहीं थे और तोपों ने केवल 1/4 को खत्म किया था। आखिरकार वे खतरनाक जानवर बेवकूफ नहीं थे और दौड़ सकते थे, और वे तेज दौड़ते थे। अगर अध्यक्ष ली ने अंत में हस्तक्षेप नहीं किया होता तो अमरगढ़ पहले ही गिर चुका होता। इस बार खतरनाक जानवरों की संख्या पिछली बार से कई गुना अधिक थी।
भले ही तोप अभी भी उनमें से 5वें हिस्से को उड़ा सके, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने शहर की दीवार के उच्चतम बिंदु की ओर देखा। एक आकृति वहां खड़ी थी, हवा में कपड़े सरसरा रहे थे। 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, जानवरों की लहर करीब आ रही थी। यहाँ तक कि आम लोग भी दूरबीन के बिना शहर की दीवार से उन अनगिनत खून से लाल आंखों को देख सकते थे। हुआ जून और अन्य लोग आर्यन के पीछे चुपचाप खड़े रहे, प्रतीक्षा कर रहे थे। वे जानते थे कि वे खतरनाक जानवर अभी तक अध्यक्ष के हमले की सीमा में नहीं आए थे। युद्ध आत्मा दस्ते के सदस्यों ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। अग्रणी जानवरों को शहर की दीवार से 10 मील से भी कम दूरी पर देखकर फिर भी अध्यक्ष ली ने कदम नहीं उठाया। किन-जिन का चेहरा भी घबराहट से भर गया। वह जानता था कि पिछली जानवरों की लहर में अध्यक्ष ली भी शहर की दीवार पर खड़े थे और तलवार की शक्ति से उन्हें पीछे हटा दिया था। लेकिन इस बार पिछली बार से अलग था, है ना? इस बार खतरनाक जानवरों की संख्या 10 लाख से अधिक थी। बस इन खतरनाक जानवरों को आसानी से शहर की दीवार तक पहुंचने देना, क्या ये बहुत जोखिम भरा नहीं था? शहर की दीवार पर कहीं वांग लिंगलिंग ने भी आर्यन की पीठ की ओर देखा। वह जानती थी कि अब जाना बहुत देर हो चुकी है, लेकिन उसके दिमाग में एक आवाज ने उसे बताया कि अमरगढ़ वास्तव में टिक सकता है। जैसे कि जब वे किन परिवार के लोगों से मिले, उसके विचार में किन परिवार के लोग अजेय थे, लेकिन जैसा कि यह निकला, लीपिंग ने उन्हें मुर्गियों की तरह आसानी से मार डाला। उसकी नज़रों में खतरनाक जानवरों की यह वर्तमान लहर 10 लाख अजेय लग रही थी, लेकिन क्या इससे पहले की तरह ही निपटना आसान हो सकता है? अगर ऐसा है, तो वह किन परिवार के लोगों द्वारा पाए जाने की चिंता किए बिना यहाँ रहना जारी रख सकती थी? 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, जानवरों की लहर बहुत तेज थी। भले ही सामने वाले ज्यादातर मध्य से निचले स्तर के खतरनाक जानवर थे, उनकी गति 10 से 20 मीटर प्रति सेकंड से अधिक थी, आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक तेज। जब वे शहर की दीवार से 1000 मीटर से कम दूरी पर थे, तो पीछे से कई आकृतियां तेजी से आईं। सामने वाले मध्य से निचले स्तर के खतरनाक जानवरों को तक पता नहीं चला कि उन्हें क्या लगा। वे उड़ गए, और अगर वे मरे नहीं थे तो वे गंभीर रूप से घायल हो गए। ये वो चुनिंदा स्तर के खतरनाक जानवर हैं। कोई चिल्लाया। 10,000 से अधिक चुनिंदा स्तर के खतरनाक जानवरों ने हमला बोल दिया। वे मूल रूप से पीछे छिपे हुए थे, जानबूझकर धीमा कर रहे थे ताकि आग्नेयास्त्रों के निशाने पर न आए, लेकिन एक बार दूरी 2000 मीटर तक पहुंच गई तो वे फूट पड़े। उनकी गति के साथ मात्र 2000 मीटर सिर्फ कुछ सेकंड का मामला था। जब तक वे शहर की दीवार तक पहुंच गए, सब कुछ तय हो जाएगा। दूर में एक विशाल सांप जैसा जानवर 3 सिरों से इस दृश्य को देख रहा था। इसका शरीर 50 मीटर से अधिक लंबा था, स्पष्ट रूप से एक दानव राज स्तर का खतरनाक जानवर और एक उच्च स्तर का भी। इसके पीछे 2 अन्य विशाल खतरनाक जानवर 30 मीटर से अधिक ऊंचे खड़े थे। एक नीले तराजू से ढका एक विशाल सांप था, जिसका निचला शरीर जमीन के खिलाफ दबा हुआ था, जो पहले से ही मोटी बर्फ से ढकी हुई थी। दूसरे के शरीर पर काले और लाल धारियां थीं, उसके मुंह से लार की बूंदें गिर रही थीं, जमीन को गहरे अथाह गड्ढों में खराब कर रही थीं। इन 3 विशाल सांपों के पीछे दानव राज स्तर के विशाल जानवरों का एक समूह था, 50 या 60 से कम नहीं। इस क्षण वे असाधारण रूप से आज्ञाकारी थे, कोई शोर नहीं कर रहे थे। केंद्रीय विशाल सांप के बीच वाले सिर ने फुफकार मारी। अजीब, उस शहर में मनुष्य कोई प्रतिरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? यह मानव भाषा नहीं बोल रहा था। इसके अलावा अन्य 2 सिर और इसके बगल में 2 विशाल सांप, यहाँ तक कि पीछे के दानव राज स्तर के खतरनाक जानवरों को भी नहीं पता था कि यह क्या कह रहा है। मैंने भी यही देखा, दाएं सिर ने फुफकार मारी। ये मनुष्य आग्नेयास्त्र नामक एक हथियार का उपयोग करते हैं। एक बार फायर होने पर ये जोर से शोर करता है। मैंने मूल रूप से उम्मीद की थी कि वे इसका उपयोग करेंगे, इसलिए मैंने बहुत सारे तोप के चारा तैयार किए, लेकिन ये पता चला कि मैंने अधिक सोचा। राजा, क्या ये संभव है कि उनका गोला बारूद खत्म हो गया है? नीली बर्फ विशाल सांप ने अपनी जीभ लहराई। मनुष्य जो हथियार इस्तेमाल करते हैं उन्हें गोला बारूद की आवश्यकता होती है। बिना गोला बारूद के वे सिर्फ स्क्रैप धातु हैं। ये संभव है। बीच वाले सिर ने हल्के से सिर हिलाया। ये शहर केवल एक छोटा मानव शहर था। बचाव बल सीमित था और आसपास के मानव शहरों के मिट जाने के साथ, भले ही इस शहर के लोग कहीं और से गोला बारूद की फिर से भरपाई करना चाहते थे, वे नहीं कर सकते थे। इसके अलावा उन्होंने अभी अभी एक भयंकर लड़ाई का अनुभव किया था। हालांकि उन्होंने जीत हासिल की, उनका गोला बारूद लगभग समाप्त हो चुका होगा। पिछली बार के नुकसान के रूप में इसने परवाह नहीं की। ये सिर्फ 10 या 20 हजार तोप का चारा था, उनकी मृत्यु कोई बड़ी बात नहीं थी। तो क्या हुआ अगर उनके पास गोला बारूद है? एक और विशाल सांप जिस पर काले और लाल धारियां थीं, ने अपनी आंखों में अवमानना दिखाए। भले ही उनका गोला बारूद अंतहीन हो, ये हमें नहीं रोकेगा। ये मनुष्य अब इस दुनिया में नहीं रहने चाहिए। ये सुनकर अन्य 2 विशाल सांपों ने सिर हिलाया। वास्तव में, तो क्या हुआ अगर उनके पास पर्याप्त गोला बारूद था?
जमीन का ये छोटा सा टुकड़ा एक पल में तोड़ा जा सकता है। एक बार इस जगह को मिटा दिया गया, यहाँ कोई और मानव शहर नहीं होगा। इसके बाद वे बड़े शहरों पर हमला करेंगे। उन बड़े शहरों पर कब्जा करने के बाद मनुष्यों के पास केवल 3 सुपर बड़े शहर बचे होंगे। 3 विशाल सांपों की आंखें उत्तेजना से चमक उठीं। 1 दशक पहले उस लड़ाई का उद्देश्य मनुष्यों को इस भूमि से पूरी तरह से बाहर निकालना था, और उस समय आर्य राष्ट्र की सारी भूमि उनकी होगी। लेकिन वे विफल रहे। अंतिम क्षणों में 3 शक्तिशाली मनुष्य प्रकट हुए और उनके सम्राट को बाहर निकाल दिया। उन्हें दानव राजों को विशाल क्षेत्रों को छोड़ना पड़ा और छिपना पड़ा। अब वे वापसी कर रहे थे। इस बार मनुष्यों के पास पलटवार करने का कोई मौका नहीं होगा, खासकर जब से उनके पास अब एक दानव सम्राट था। युद्ध के मैदान पर अग्रणी 10,000 से अधिक चुनिंदा स्तर के खतरनाक जानवर शहर की दीवार से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर थे। गार्ड पसीने से तरबतर थे, उनकी आंखें आर्यन की पीठ पर टिकी हुई थीं। अध्यक्ष ली अभी भी कार्रवाई नहीं कर रहे थे। खतरनाक जानवर शहर की दीवार तक पहुंचने वाले थे। इस क्षण उन्होंने देखा कि एक बार खाली आकाश जादुई रूप से हजारों तलवारों की शक्ति से भर गया। तलवार की शक्ति, प्रत्येक 2 से 3 मीटर आकार की, हवा में मंडरा रही थी, थोड़ा कांप रही थी। अमरगढ़ में वयोवृद्ध वांग ने दृश्य देखा, उनकी आंखों में आश्चर्य झलका। तो आर्यन को वास्तव में 10,000 तलवारें संप्रदाय में लौटना आता है। लेकिन पिछली बार उन्होंने ये क्यों नहीं इस्तेमाल किया? अब समझ आया। उनकी आंखों में साक्षात्कार की चमक दौड़ी। पिछली बार शायद उनके पास पर्याप्त सच्ची शक्ति नहीं थी, इसलिए वे इसे इस्तेमाल नहीं कर सके। इस बार भारी मात्रा में रत्न औषधि प्राप्त करने के बाद उनकी सच्ची सार ऊर्जा उफान पर थी। वे हल्के से सिर हिलाए, उनकी दूर की नज़र में चिंता की झलक थी। इसी बीच दीवार से 500 मीटर दूर 10,000 से अधिक सेनापति स्तर के महाबलशाली जीव पहुंच चुके थे। उन्होंने दीवार पर पहरेदारों को देखा, हर एक उत्तेजित होकर गरज उठा, मानो वे पहले ही विरोधियों को चीरकर भोज की कल्पना कर रहे हों। अनजाने में दीवार पर 10,000 तलवार शक्तियां हवा में उड़ चलीं। पुची, एक कुरकुरा स्वर गूंजा, और सबसे आगे का सेनापति स्तर का महाबलशाली जीव मुश्किल से जमीन छोड़ पाया था कि उसका शरीर तलवार शक्ति से छेद गया। पुची पुची पुची, 3 और तलवार शक्तियां उसके शरीर को भेद गईं। सेनापति स्तर का महाबलशाली जीव धड़ाम से गिर पड़ा, छेदों से खून बह निकला। 1 जीव, 10 जीव, 100 जीव, हाँ जीव। एक पल पहले धावा बोल रहे महाबलशाली जीव अगले ही पल छेदों से भरी लाशें बन गए। मुश्किल से कुछ ही क्षणों में 10,000 सेनापति स्तर के महाबलशाली जीवों का आधा से अधिक हिस्सा मर चुका। यह क्या? युद्ध आत्मा दस्ते के सदस्य स्तब्ध रह गए। पलक झपकते ही 10,000 सेनापति स्तर के महाबलशाली जीव साफ मिटा दिए गए। पहरेदार उत्साहित हो उठे। उन्हें पता था कि अध्यक्ष ली इन महाबलशाली जीवों को दीवार के पास नहीं पहुंचने देंगे। ओह नहीं, किसी ने चिल्लाया, दानव लहर का मुख्य बल आ गया। सभी ने देखा, वाकई असंख्य महाबलशाली जीव आकाश ढकते हुए आ रहे थे। दीवार से देखने पर केवल जीवों की रक्त लाल आंखें दिख रही थीं। आगे आगे मध्यम और निम्न स्तर के महाबलशाली जीव थे। वे दीवार से 2000 मीटर से कम दूर थे। पलक मारते ही उनके चेहरों पर खुशी गायब हो गई, तनाव ने ले लिया। कहा जाता था कि इस दानव लहर में लाखों महाबलशाली जीव हैं। अध्यक्ष ली की कुछ हजार या 10,000 तलवार शक्तियां इतनी बड़ी संख्या को रोक पाएंगी? आर्यन के विचार चले और ऊपर फिर 10,000 तलवार शक्तियां प्रकट हुईं। यह अंत नहीं था। 30,000, 40,000, 50,000, 1,00,000 तलवार शक्तियां। दीवार के सामने 2000 मीटर के दायरे में तलवार शक्तियां आपस में क्रॉस हो गईं। तलवार शक्ति क्षेत्र बन गया। कोई भी महाबलशाली जीव नजदीक आया, वह तुरंत लाखों तलवार शक्तियों से खंड खंड हो गया, एक कदम भी आगे न बढ़ सका। मध्यम और निम्न स्तर के महाबलशाली जीवों को इसकी भनक न थी। वे तो पहले ही नियंत्रित होकर लापरवाही से आगे बढ़ रहे थे। इसलिए वे इस तलवार शक्ति क्षेत्र में झुंड बनाकर घुस आए। दीवार पर लोग दंग रह गए। उन्हें लगा था कि अध्यक्ष ली तलवार शक्तियों को पहले की तरह 10,000 सेनापति स्तर के महाबलशाली जीवों की भांति उनके शरीर भेदेंगे। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्होंने तलवार शक्ति क्षेत्र बना दिया। जब तक ये क्षेत्र टिका रहा, लाखों महाबलशाली जीव घुस आए तो भी नष्ट हो जाएंगे। हे भगवान! युद्ध आत्मा दस्ते की लाल बालों वाली महिला आश्चर्य से मुख खोल बैठी। उसके मन में विशाल प्रश्न चिन्ह उभरा। क्या इसे इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? किंजन की आंखें फैल गईं। आघात के अलावा उत्साह था, क्योंकि उसका दांव सही उतरा। जब दस्ते के बाकी सदस्यों को लगा कि अध्यक्ष ली इस दानव लहर को झेल नहीं पाएंगे, वह डिग रहा और पीछे रुका, क्योंकि उसे लगा भविष्य देखने वाला व्यक्ति खुद को खतरे में कैसे डालेगा। अगर वह होता तो जानता कि टिक नहीं पाएगा और जीवन खतरे में है, तो फुर्ती से भाग जाता। लेकिन अध्यक्ष ली रुके, और यह किसी और पर निर्भर नहीं था, बल्कि खुद पर। आर्यन, वह वयोवृद्ध वांग इतने उत्साहित थे कि उनका शरीर हल्का कांप उठा। तलवार शक्ति क्षेत्र, ये तो मार्शल देव स्तर की ही उपलब्धि लगती थी।
बेशक कुछ विशेष साधना कला भी इसे संभव बनाती हैं, जैसे परम आत्मा तलवारबाजी। कहा जाता है कि यह तलवार कला 4 स्तरों में बंटी है। प्रथम स्तर, प्रथम से 18वीं तलवारें। ये 18 मुद्राएं अत्यंत तीव्र और उग्र हैं, अनंत जटिलताओं से भरी तलवार जाल से शत्रुओं को फंसाती हैं। ये भावुक तलवार कला है। 19वीं से 22वीं तलवारें पहले 18 से विपरीत निर्दयी और निष्क्रिय तलवार कला हैं, क्रूर और बेरहम। तृतीय स्तर 23वीं तलवार सबसे पूर्ण तलवार कला के नाम से जानी जाती है। यह मुद्रा तलवार शक्ति अवरोध बनाती है जहां सब कुछ रुक जाता है, धारक के सामने लाचार। फिर भी 23वीं तलवार परम आत्मा तलवारबाजी का मात्र तृतीय स्तर है। चतुर्थ स्तर 6 विनाश तलवार 23, जो आकाश और पृथ्वी विनाश तलवार 23 और भावुक तलवार की 23वीं में बंटी है। परम आत्मा तलवारबाजी के 4 स्तर। मात्र तृतीय स्तर से अंतरिक्ष नियंत्रण, जो मार्शल देव स्तर की ही क्षमता है। यही कारण है कि 1000 वर्षों में बहुत कम ने 23वीं तलवार समझी, और वर्तमान में आर्यन मात्र सच्ची सार क्षेत्र का योद्धा होते हुए 10,000 तलवारें संप्रदाय में लौटना से तलवार शक्ति क्षेत्र बना चुके हैं। भले ही इसमें केवल तलवार शक्ति हो, पर्यावरण परिवर्तन या समय रुकावट न हो, फिर भी इतना करना उनके लिए उल्लेखनीय था। कम से कम 10,000 तलवारें संप्रदाय में लौटना जानने वालों में उन्होंने कभी किसी को इस तरह इस्तेमाल करते नहीं सुना। बेशक शायद उन लोगों की सच्ची शक्ति अपर्याप्त थी कि वे 10 बार लगातार 10,000 तलवार हमला करें। इस तरह 1 लाख तलवार शक्ति जमा न हो सके। कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी शक्ति इतनी तेजी से बढ़ी। वयोवृद्ध वांग मन ही मन चकित हुए। उन्हें उम्मीद न थी कि आर्यन यह मुद्रा करेंगे। वे अभी भी सोच रहे थे कि दानव लहर कैसे झेलें। नगर दीवारों के नीचे महाबलशाली जीव लगातार आगे बढ़ रहे थे। कुछ सेनापति स्तर के महाबलशाली जीवों को लगा अवसर मिला। वे उछल पड़े, लेकिन 1 सेकंड से कम में तलवार शक्ति क्षेत्र ने उन्हें घोल दिया। कुछ मिनट बीत गए और असंख्य महाबलशाली जीव मर चुके। दीवार पर लोग धीरे धीरे शांत हुए और फुसफुसाने लगे। ये महाबलशाली जीव सचमुच मूर्ख हैं, अपने साथियों को एक एक कर गायब होते देख अभी भी आगे भाग रहे हैं। क्या बुरा है इसमें? काश सभी झुंड बनाकर घुस आएं। हाँ, लेकिन श्रेष्ठ महाबलशाली जीव का मांस बर्बाद हो रहा है। किसी ने अफसोस जताया। यह क्या समय है और तुम अभी भी उसकी सोच रहे हो? पास का आदमी चिढ़कर बोला, अगर ये अंदर घुस आए तो हम ही खाए जाएंगे। बिल्कुल, बचना ही भाग्य है, बाकी सब भूल जाओ। नहीं नहीं, वह शर्माते हुए सिर कुरदरा रहा। मैं तो मजाक कर रहा था। बचना सबसे जरूरी है। दूर सर्प राजा के बाएं सिर की आंखों में गर्व झलका। इतनी देर हो गई, वह मानव नगर तो अब तक कब्जा हो चुका होगा। भले ही वे मानव तोपों से न डरते हों, लेकिन चोट लगना परेशानी और अपमान का कारण बनता। इसलिए उन्होंने जानबूझकर दायरे से बाहर खड़े होने का फैसला किया। अमरगढ़ से कम 100 ली दूर आगे क्या हो रहा है देख न सकें और अनुभव से निर्णय लें। निश्चित रूप से, दाएं सिर ने दृढ़ स्वर में कहा। उनके पास केवल ये पत्ते नहीं थे, उनके पास 1 से 2 लाख भूमिगत महाबलशाली जीव भी थे। जैसे ही अग्रदूत मानव दीवारों के पास पहुंचे, भूमिगत छिपे जीव भी अचानक हमला करेंगे, मनुष्यों को चौंका देंगे। उन्होंने इस रणनीति का कई मध्यम नगरों पर इस्तेमाल किया था, लगभग हमेशा सफल। इसलिए मध्यम नगर भी उनके हमले से बच न सके। छोटे नगर का तो कहना ही क्या। राजा, क्या हम अब प्रस्थान करें? बाएं का बर्फ नीला सर्प बोला। हाँ, अभी चलते हैं। दाएं का विशाल सर्प लार टपकाते हुए बोला। तुम सब जाओ। बीच का सिर आत्मविश्वास से बोला, एक मामूली छोटा मानव नगर मेरे ध्यान के लायक भी नहीं। जी राजा। 2 विशाल सर्पों ने नजरें मिलाईं और पीछे की ओर हिर्स हिर्स की आवाज की। लगभग आधे सेनापति स्तर के महाबलशाली जीवों को लेकर अमरगढ़ की ओर बढ़े। काश, सामने तो बस छोटा नगर है, कितने लोग होंगे? मेरे दांतों के अंतराल को भरने को भी पर्याप्त न हो। काला वलय विशाल सर्प तेजी से सरकते हुए बड़बड़ाया। बर्फ नीला विशाल सर्प जीभ फटकारा। ये तो बस भोजन का प्रारंभिक कोर्स है। इस नगर को लेने के बाद राजा हमें अन्य राजाओं से मिलाएगा, बड़े नगरों पर हमला करेंगे। क्या अन्य दानव राजाओं से सहयोग? काला वलय विशाल सर्प क्रोधित हुआ। सहयोग क्यों? हम अकेले संभाल क्यों नहीं सकते? मनुष्य तो पहले से कम हैं। नगर तोड़ भी ले तो कितने बचेंगे हमसे? बड़े नगरों पर हमला उतना सरल नहीं जितना तुम सोचते हो। बर्फ नीला विशाल सर्प ने उसे देखा। छोटे या मध्यम नगर तो मनुष्यों के तोपखाने मात्र हैं। अंदर वाले कचरा हैं, जैसे ये हम पर धावा बोल रहे हैं। असली शक्तिशाली बड़े नगरों और 3 विशाल नगरों में हैं। केवल हम पर निर्भर रहकर बड़े नगर तोड़ने की संभावना कम है। लापरवाही बरती तो राजा सहित हम सब मारे जा सकते हैं। अन्य दानव राजाओं से गठबंधन ही बेहतर अवसर और सुरक्षा देगा। ठीक है, ठीक है। काला वलय विशाल सर्प अनिच्छा से मान गया। उसे इसकी लंबी तर्कपूर्ण बातें सहन न हुईं। बर्फ नीला विशाल सर्प ने रवैया देखा और चुप हो गया। जल्द ही वे युद्ध क्षेत्र पहुंचे, लेकिन वैसा न था जैसा कल्पना की थी। दीवारें ध्वस्त, विशाल जीव नगर में घुस आए, मनुष्यों की चीखें गूंज रही हों। नगर उनके सामने अब भी अटल था।
अंदर बहुत शांत था, महाबलशाली जीवों की बर्बादी का कोई चिन्ह न था। मूर्ख भी महसूस कर ले कि कुछ गड़बड़ है। ये कैसे संभव? बर्फ नीला विशाल सर्प हैरान, राजा ने तो कहा था कि भूमिगत जीव नगर के अंदर से हमला करेंगे। फिर कोई हलचल क्यों नहीं? क्या वे सोते रह गए? काला वलय विशाल सर्प गरजा, मैंने राजा से कहा था, ये अविश्वसनीय है। अब देखो, पहले ही खा लेना चाहिए था। नहीं, असंभव। बर्फ नीला विशाल सर्प ने सिर हिलाया। ये लोग आदेश न माने तो 10 गुना साहस भी न जुटा पाएं। लेकिन नगर इतना शांत क्यों? क्या सचमुच सो गए? नहीं, कुछ गड़बड़ है। अचानक इसकी नजरें दीवार के सामने के दृश्य पर जमी। हवा उत्ताल तरंगे मार रही थी, मानो उसमें कुछ हो। घुसने वाले महाबलशाली जीव तुरंत भाप बन जाते। इसने आंखें सिकुड़ी और जल्द स्पष्ट देख लिया। तलवार शक्ति। आने जाने वाली तलवार शक्तियां अवरोध बना रही थीं, सभी महाबलशाली जीवों को बाहर रोक रही। एक कदम आगे बढ़ा तो सघन तलवार शक्ति से पिघल गया, चीखने का समय भी न मिला। धत्तेरे की, यहाँ कोई मानव शक्तिशाली है। ये बोला। क्या मानव शक्तिशाली? काला वलय विशाल सर्प हंसा, मजाक कर रहे हो? तुमने खुद कहा था यहाँ छोड़ दिए गए कचरा हैं, छोटे नगर में शक्तिशाली मानव क्यों रहे? नहीं, अब अलग है, देखो वहाँ। बर्फ नीला विशाल सर्प ने अपनी खोज बताई। काला वलय विशाल सर्प की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसे महसूस हुआ कुछ गड़बड़ है। नीचे के मूर्ख अभी भी धावा बोल रहे थे, साथियों के गायब होने पर कोई शक न किया। वाकई, अगर ऐसी बुद्धि होती तो तोपखाने न होते। अब क्या, धावा बोलें या रोकें? काला वलय विशाल सर्प ने पूछा। हमला न रोक सकते। बर्फ नीला विशाल सर्प ने सिर हिलाया, भले ही यहाँ शक्तिशाली मानव हो, वह ज्यादा न टिकेगा। अब पीछे हटे तो राजा से सफाई मुश्किल और उस व्यक्ति को सांस लेने का मौका मिलेगा। इसकी नजरें दूर दीवार पर आर्यन पर जमी। मिल गया। बर्फ नीला विशाल सर्प की आंखों में उत्साह चमका। सभी, किसी भी कीमत पर हमला करो और उस मानव को मार डालो। यह मुड़ा और पीछे के 50 सेनापति स्तर के महाबलशाली जीवों को विचार संचार से आदेश दिया। गर्जें अनवरत जारी रहीं और 10 मीटर लंबे 50 सेनापति स्तर के महाबलशाली जीव अमरगढ़ की ओर बढ़े। कुछ मध्यम उच्च स्तर के महाबलशाली जीव अनजाने में कुचल दिए गए। किसी भी कीमत पर। काला वलय विशाल सर्प ने देखा, क्या अतिरेक नहीं? हमारा मुख्य कार्य तो ये छोटा नगर तोड़ना है ना? नहीं, मामूली छोटा नगर महत्वहीन। छोड़ दे तो क्या, अंदर वाले बाहर आने की हिम्मत करेंगे। लेकिन अगर हम इस मानव को मार सकें तो दर्जनों छोटे मानव नगर नष्ट करने से कहीं अधिक मूल्यवान होगा। विश्वास करो काला वलय, पूरे मानव शिविर में उससे मजबूत बहुत कम हैं। उसे मारना बड़ा लाभ होगा। बर्फ नीला विशाल सर्प बोलते बोलते और उत्साहित हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि नगर न गिरा, कोई अति शक्तिशाली मानव पहरा दे रहा था। उसे मारना पूरे मानव जाति को गहरा आघात पहुंचाएगा और अगर उसकी लाश खा लिया तो इसकी शक्ति बहुत बढ़ेगी। काला वलय विशाल सर्प ने साथी की बात सुनी, आंखों में संदेह दिखा। उसे लगा दीवार पर खड़ा व्यक्ति कोई विशेष न लगता। अगर वह अपना विशैला कोहरा उधर छोड़े तो पर्याप्त समय में न केवल वह बल्कि पूरा नगर मर जाएगा। फिर भी पीछे वाले साथ हमला करें तो नगर तोड़ना सरल होगा। ठीक है, इसे तुम संभालो, मैं नीचे जाकर देखता हूं वे क्या कर रहे हैं। अब तक एक चिन्ह भी क्यों नहीं? हम सावधान रहना, बर्फ नीला विशाल सर्प ने चेताया। इसकी प्रवृत्ति कह रही थी कि भूमिगत कुछ हो रहा है। ऐसी स्थिति पहले कभी न हुई। समझ गया, काला वलय विशाल सर्प अधीर होकर बोला, फिर सीधा भूमि में घुस गया। विश्व परिवर्तन से पहले अधिकांश सर्प प्रजातियां भूमिगत खुदाई में निपुण न थीं। वे प्राकृतिक गुफाओं या छोटे जीवों द्वारा खोदी सुरंगों पर कब्जा कर मामूली बदलाव से आश्रय बनाती थीं। विश्व परिवर्तन के बाद कई सर्प प्रकार के महाबलशाली जीवों का आकार, शक्ति और गति बहुत बढ़ गई। नाखून न होने पर भी शरीर से भूमिगत मार्ग बना लेते, लेकिन गति भूमिगत विशेषज्ञ जीवों जितनी न थी। काला वलय विशाल सर्प अन्य सर्प जीवों से अलग था। इसने मुंह नाक से बैंगनी कोहरा उगला, जिससे आसपास की मिट्टी तेजी से घुल गई और गहन गर्त प्रकट हो गया। यह उसमें गोता लगा, मछली समुद्र में उतरने जैसा, तुरंत गायब। बर्फ नीला विशाल सर्प ईर्ष्या से देखता रहा। इसकी भूमिगत गति भी दूसरे की 1/3 से कम थी, लेकिन इसकी प्रतिभा अलग थी। दूसरे का गर्व विशैला कोहरा इसके सामने कुछ न था। वह तो द्रव था, इसकी एक सांस से हानिरहित बर्फ क्रिस्टल बन जाता। अगले ही पल इसने नजरें दीवारों पर गाढ़ी, आंखें आशा से भरीं। दीवार पर लोग आखिरकार निश्चिंत हो गए, कुछ हंसने बोलने लगे, लेकिन हुआ जून और अन्य सतर्क रहे। उनकी प्रवृत्ति कह रही थी कि ये दानव लहर इतनी आसानी से न गुजरेगी। कम से कम सेनापति स्तर का महाबलशाली जीव अभी न दिखा, और वे भूमिगत जीव। दानव लहर न होने पर भी भूमिगत जीव बार बार प्रकट होते। अभी क्यों न आए? अन्य नगरों के जीवित बचे लोगों के अनुसार उनके नगर इतनी जल्दी गिरे क्योंकि नगर के अंदर भारी भूमिगत जीव उभरे। कुछ नगरों पर उड़ते जीवों ने हमला किया, न केवल गोता लगाकर लोगों पर प्रहार, बल्कि जीवों को हवाई ड्रॉप भी किया। इसी पल भूमि फिर कंपने लगी।
6 मंजिल ऊंचे दर्जनों विशाल जीव धावा बोल पड़े। उनका आकार विशाल था, सेनापति स्तर के महाबलशाली जीवों से कई गुना, फिर भी गति बहुत तेज। सेनापति स्तर के महाबलशाली जीव, वे सेनापति स्तर के हैं। किसी ने चीखा। तुरंत सभी के चेहरों पर मुस्कान जम गई, क्योंकि एक नहीं, दर्जनों थे। वे दीवार जितने ऊंचे, कल्पना आसान थी कि पहुंच गए तो एक प्रहार से फाटक बन जाएगा। इतने सेनापति स्तर के एक साथ हमला करें तो पूरी दीवार ढह जाए। हुआ जून का हृदय डूब गया। उसका सबसे बुरा डर सच हो गया। दर्जनों सेनापति स्तर के महाबलशाली जीव एक साथ, अध्यक्ष दीवार रोक पाएंगे। उसके पास किंजन और अन्य पीले पड़ गए। कप्तान, दस्ते का एक सदस्य धीरे बोला, इतने सेनापति स्तर के एक साथ धावा बोल रहे हों तो पीछे दानव राजा होगा, इन्हें कमांड कर रहा। किंजन ने सिर हिलाया। धावा बोलते आकृतियों में कई शीर्ष स्तर के प्राणी थे। अन्य छोटे नगरों में ऐसे उच्च स्तर के पीछे रहकर आदेश देते। यहाँ तो अग्रदूत बने, पीछे कमांड करने वाला उच्च स्तर का निश्चित दानव राजा। कप्तान, हरी बालों वाली महिला चिंतित होकर बोली, इतने सेनापति स्तर के धावा बोल रहे हों, अध्यक्ष ली का तलवार शक्ति क्षेत्र टिक पाएगा? हाँ कप्तान, अगर ये दीवार तक पहुंचे तो अमरगढ़ का अंत। घबराओ मत, किंजन ने शांत कहा, अध्यक्ष ली ने इसे पहले ही भांप लिया होगा। कुछ इंतजाम जरूर किया होगा। अगर कोई सेनापति स्तर का तलवार शक्ति क्षेत्र तोड़कर निकल आए तो हम चुप न रहें, तुरंत खत्म करें। जी कप्तान। उसकी बात सुन सबने सिर हिलाए, नजरें मिलाईं, चेहरों पर कड़वी हंसी आ गई। अगर सेनापति स्तर का निकल आया तो आशा थी संख्या कम हो, वरना वे न रोक पाएं। आखिर वे इस स्तर के न होकर 20 स्तर जागृत थे। पलक झपकते दर्जनों सेनापति स्तर के तलवार शक्ति क्षेत्र पहुंचे। गरजते हुए उन्होंने पंजे उठाए, तलवार शक्ति पर जोरदार प्रहार किया। वे सभी साधारण सेनापति स्तर के थे, सामान्यतः 15 मीटर से कम ऊंचे। स्पष्ट था कि दानव राजा के आदेश पर भी सेनापति स्तर के बीच शक्ति भेद था। अब उन्होंने देख लिया कि आगे क्षेत्र खतरनाक। आगे बढ़कर मनुष्यों को मारने के लिए भारी बलिदान चाहिएगा। इसलिए शीर्ष स्तर वाले साधारण वालों को पहले भेजा, उच्च स्तर वाले बीच में, खुद पीछे। जैसे ही पहले 2 समूहों ने दीवार के मनुष्यों की शारीरिक शक्ति समाप्त की, वे आगे बढ़कर नगर जीतेंगे। यह महाबलशाली जीवों में प्रचलित था। पीछे दानव राजा को पता चले तो भी टिप्पणी न करता। सौभाग्य से साधारण सेनापति स्तर मूर्ख न थे, पूरी तरह लापरवाही से न घुसे वरना आसानी से मर जाते। उन्होंने पंजों से क्षेत्र जांचा, कठोर बल से तोड़ने की आशा की। स्पष्टतः उन्होंने तलवार शक्ति की क्षति कम की। पंजे घुसे ही हजारों तलवार शक्तियों ने छेद दिया, खून का पूल बना, फिर खून भी तलवार शक्ति से वाष्पित हो गायब। रार 20 से अधिक सेनापति स्तर के दर्द से कराहे, कुछ भूमि पर लौटने लगे, कई मध्यम उच्च स्तर के कुचल दिए। इस तलवार शक्ति की शक्ति अप्रत्याशित रूप से प्रबल है। दूर से बर्फ नीला विशाल सर्प ने दृश्य देखा, लेकिन अच्छी खबर थी, तलवार शक्ति काफी कमजोर हो चुकी। इसकी आंखों में तिरस्कार झलका। बस इतनी ही। रार रार 20 मीटर ऊंचे कई सेनापति स्तर वाले क्रोध से गरजे, मानो साधारण वालों को जल्द उठने को कह रहे हों। दर्जन भर उच्च स्तर वाले भी उकसा रहे। मजाक है, उन्होंने पहले देखा था, अगर वे जाते तो परिणाम ज्यादा बेहतर न होता। इसलिए आगे न साधारण, न 20-25 पीछे वाले। 20 से अधिक साधारण सेनापति स्तर हिचकिचाए। कुछ ने सुनने का बहाना किया, भूमि पर लौटते रहे। 20 मीटर ऊंचा बंदर जैसा सुनहरा विशाल जीव एक लौटते साधारण सेनापति स्तर के पास पहुंचा। उसने लात मारी, वह रुका, फिर पूरा शरीर उठा लिया गया और जोर से फेंक दिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये दृश्य मनुष्य जीव सभी स्तब्ध। फेंका गया जीव सीधा तलवार शक्ति क्षेत्र में गिरा। हजारों हजार तलवार शक्तियां हर दिशा से भेदी, तुरंत पिघला। सुनहरा विशाल बंदर सिकुड़ कर आंखें 2 और साधारण सेनापति स्तर के पास गया। दोनों हाथों में पकड़कर फेंक दिया। पहले जैसा, दोनों पिघले, लेकिन ध्यान से देखने वालों ने नोटिस किया कि इन दोनों को थोड़ा ज्यादा समय लगा। सुनहरा विशाल बंदर गर्व से चमका। ये 2 और की ओर बढ़ा। वे भयभीत हो घुटनों पर गिरे, कराहने लगे, फिर भी व्यर्थ। सुनहरा विशाल बंदर ने फिर पकड़ा, तलवार शक्ति क्षेत्र में फेंक दिया। अन्य शीर्ष स्तर वाले भी होश में आए, पास के साधारण पकड़कर फेंकने लगे। पूर्ण शक्ति के सामने साधारण सेनापति स्तर प्रतिरोध न कर सके। भागना असंभव। पहले गति न पीपे, दूसरे पीछे 3 दानव राजा देख रहे। आज बच भी गए तो बाद में पकड़े जाते, इसलिए वे केवल दया मांगते रहे, फेंके जाने से पहले तलवार शक्ति को खपाने का साधन बने। दर्जन भर उच्च स्तर वाले गले में जी भटकाए देखते रहे। तर्क से खुश होने चाहिए थे, जितने मरे, आगे खतरा उतना कम। लेकिन चिंता थी, अगर ये सब मर गए और तलवार शक्ति नष्ट न हुई तो उनकी बारी। तब खुद जाएं या फेंके जाएं, दोनों मौत। ये जीव बहुत क्रूर हैं। दीवार पर लोग कांप उठे। क्या वे उनके साथी नहीं? फिर भी मजबूत सेनापति स्तर वाले उन्हें तलवार शक्ति क्षेत्र में फेंक रहे। हाँ, अगर खुद न देखता तो विश्वास न करता। सेनापति स्तर के तोपखाने बन रहे।
मध्यम उच्च स्तर वालों के साथ क्या फर्क? अगर साधारण खत्म हुए तो उच्च स्तर वालों की बारी। ओह नहीं, जल्दी देखो, किसी ने नीचे इशारा किया। एक सेनापति स्तर का तलवार शक्ति क्षेत्र में फेंका गया लेकिन तुरंत न पिघला। 200-300 मीटर और बढ़ा, पैर गंवाकर गिरा, फिर पूरा शरीर तलवार शक्ति ने खा लिया। पहले ये सेनापति स्तर गिरते ही पिघल जाते। न केवल सेनापति, मध्यम उच्च स्तर वाले 1000 मीटर तक पहुंचे, पहले 2000 पर रुकते थे। यह सब समझ गए। सेनापति स्तर के महाबलशाली जीवों ने तलवार शक्ति खपाई, क्षेत्र की तलवार शक्ति आधी रह गई। बची शक्ति कमजोर हो रही, तेजी से समाप्त। ये कैसे? कई चेहरे पीले पड़ गए। थोड़ी देर पहले लगा था युद्ध जीत लिया, लाखों महाबलशाली जीव अमरगढ़ के सामने दफनाए जाएंगे। लेकिन वास्तविकता ने कठोर तमाचा मारा। महाबलशाली जीव कमजोर नहीं, तलवार शक्ति क्षेत्र का खतरा भांपकर उन्होंने सेनापति स्तर वालों से शक्ति खपाई। यह विधि वाकई प्रभावी। क्या हम न टिक पाएंगे? वांग लिंगलिंग ने अफसोस जताया। उसने आर्यन की पीठ देखी, सोचा, अध्यक्ष ली, तुमने पूरा प्रयास किया। दोष जीवों की चालाकी का। कप्तान, लाल बालों वाली ने किन जिन की ओर देखा। लगता है अमरगढ़ न बचेगा, पीछे हटने की तैयारी करो। लेकिन राजा स्तर के जीव होंगे, टेलीपोर्ट करते सावधान रहना, उनके पास न पहुंच जाएं वरना विनाश। किन जिन ने मुठियां कस लीं। उसे पता न था क्या कहे। क्या उसका प्रारंभिक विचार गलत था? सोचो तो समझ आए। इतनी विशाल दानव लहर बड़े नगरों के लिए भी संघर्ष। केवल अध्यक्ष ली पर निर्भर रहना अधिक अपेक्षा थी। वयोवृद्ध वांग की आंखों में चिंता झलकी। 10 लगातार 10,000 तलवार हमला। आर्यन अब सीमा पर होंगे। नगर बाहर 20 और सेनापति स्तर लुढ़क रहे। और दूर कई मजबूत उपस्थितियां। अगर भूमिगत उड़ते शद्दी तैनात करें तो संभव, लेकिन शद्दी को भारी हानि, संभवतः नष्ट। नगर के अंदरूनी लोगों के विपरीत बाहर के सेनापति स्तर उत्साहित, विशेषकर उच्च स्तर वाले। लंबी सांस राहत से ली। बाकी फेंकने से तलवार शक्ति पूरी नष्ट न हो लेकिन खतरा काफी कम। अगला, उनकी नजरें दीवार पर आर्यन पर। यह अभिशप्त मानव लगभग हमें मार डालता, क्षेत्र टूटा तो चीर डालेंगे। इतना हासिल करना बुरा नहीं। आर्यन ने सिर हिलाया। अगले ही पल 10,000, 20,000, 30,000, 1,00,000 तलवार शक्तियां हवा में तैरने लगीं। क्या? वयोवृद्ध वांग चिल्लाए, लगभग गिर पड़े। वयोवृद्ध वांग के अनुसार आर्यन का एक साथ 10 बार 10,000 तलवार हमला, सीमा न भी हो तो अविश्वसनीय। कम से कम वे खुद असंभव। लेकिन अप्रत्याशित आर्यन ने 10 बार और किया। यह उनकी समझ उलट गया। क्या उन्होंने वे सभी रत्न औषधियां खर्च कर दीं? यह विचार उनके मन में आया। नई जुटाई 1,00,000 तलवार शक्तियां, फिर युद्ध क्षेत्र में प्रवेश। दानव लहर तुरंत पीछे हटी। असंख्य महाबलशाली जीव तलवार शक्ति से घुले, युद्धरेखा 2 किलोमीटर और पीछे धकेली। दीवार पर लोग खुशी से चिल्ला उठे, उनकी आवाजें तरंगों सी उठीं। अध्यक्ष ली, अध्यक्ष ली, अध्यक्ष ली। 10,000 ने ये नाम पुकारा। उन्होंने आर्यन की पीठ को भक्ति भरी नजरों से देखा। तो यह अध्यक्ष ली की शक्ति है। युद्ध आत्मा दस्ते के सदस्य पूरी तरह स्तब्ध। महाबलशाली जीवों ने इतनी कीमत चुकाए, आधे सेनापति स्तर मरे, फिर भी तलवार शक्ति क्षेत्र तोड़ा। और हुआ क्या? पलक झपकते क्षेत्र बहाल, बल्कि पहले से अधिक शक्तिशाली। दीवार नीचे सेनापति स्तर वाले अब निराश होंगे न। वाकई ऐसा ही। कई शीर्ष स्तर वाले सघन तलवार शक्ति देख पत्थर बने खड़े। मजाक, सारे प्रयास व्यर्थ। दर्जन भर उच्च स्तर वालों की आंखों में भय। निस्संदेह बचे साधारण क्षेत्र नष्ट न कर सकेंगे। अगली उनकी बारी। शायद नष्ट कर सके लेकिन खुद मरेंगे। बचे तो गंभीर घायल, अंततः मौत। क्या करें? क्या आज्ञाकारी होकर मरने जाएं? इसी पल भूमिगत स्थान में काला वलय विशाल सर्प अभी घुसा ही था कि भूमिगत भारी रक्तगंध सूंघी। यह क्या? उसे कुछ गड़बड़ लगा। ये रक्तगंध मानवों की न लगी। वैसे भी वे भूमिगत खुदाई न कर सकें। ये गति धीमी की, सतर्क। रक्तगंध तेज हुई, चबाने की आवाज भी। काला वलय विशाल सर्प कांप गया, हड्डियां चबाने की आवाज पहचानी। वे भूमिगत महाबलशाली जीव। ये जानते ही क्रोधित। अच्छा, बेकार कचरा। राजा ने शांतिपूर्वक नगर के नीचे घुसकर भोर पर हमला करने को कहा था, फिर भी ये भूमिगत छिपे न निकले और खा भी रहे। ये खुद अभी भूखा था। ठीक है, ठीक है। इसकी आंखें तंग हो गईं। चूंकि ऐसा है, ये शिष्टाचार न करेगा। कुछ सेनापति स्तर मारकर पेट भरेगा, उदाहरण बनाकर बाकियों को मजबूर करेगा। ये ध्वनि स्रोत की ओर तेजी से बढ़ा। आखिर सुरंग के मुहाने पर पहुंचा, अचानक बाहर निकला। आगे विशाल भूमिगत स्थान, यह मानव नगर लगभग खोखला, एक दाना मिट्टी न बची। वहां महाबलशाली जीवों की लाशें, असंख्य लाशें। एक नजर में 1,00,000 से अधिक। तीव्र रक्त गंध उनसे आ रही। ये कैसे? काला वलय विशाल सर्प लाशों के पहाड़ देख स्तब्ध। ये तो राजा के अधीन थे, लेकिन अभी तो नगर पर हमला कर रहे होंगे। ये कैसे हो गया? उसी पल चबाने की आवाज रुकी। लाशों के पहाड़ पर 100 आंखों वाले कई विशाल शद्दी जैसे जीव इसे देख रहे।
काला वलय विशाल सर्प कांप गया, अभी जाकर नोटिस किया कि जीवित बचे हैं और एक नहीं। ये जीव, इसकी नजरें कई उड़ते शतपदियों पर घूमी। स्तब्ध, पाया कि 3 की उपस्थिति इससे कम न थी, बाकी 5-6 भी कमजोर न। पल में सब समझ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि भूमिगत जीवों की कोई हलचल न हुई, वे पहले ही मर चुके, इन उड़ते शतपदियों ने मार डाला। ये कहाँ से आए? राजा के अधीनों पर हमला क्यों? काला वलय विशाल सर्प के बड़े सिर में ये प्रश्न उमड़ आए। ये तुरंत मुड़कर राजा को सूचना देना चाहता, लेकिन प्रवृत्ति बोली अब लापरवाही न करें, भागा तो पीछा करेंगे, चीर डालेंगे। लेकिन बॉयल आमने सामने खड़े रहना समाधान न, जितना खींचे खतरा उतना। 1-2 सेकंड हिचकिचाने के बाद काला वलय विशाल सर्प का मुंह अप्रिय लेकिन विनम्र मुस्कान में मुड़ा और सामने उड़ते शतपदियों से संवाद किया। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं सबको, मैं तो बस गुजर रहा था और भोजन में खलल डाल दिया। माफी, आप सब जारी रखें, मैं जा रहा हूं। ये बोलता रहा और सिर हिलाता रहा। रुको,